नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी YouTube चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2021 के लिए कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कम, यहाँ पर टॉपिक ज्यादा बताने वाला हूं क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। एसएससी सीजीएल 2021 और सीएचएसएल 2021 का एग्जाम हो चुका है, इनके आंसर की भी आ चुके हैं, ऑफिशियल आंसर की जो एसएससी के द्वारा जारी की जाती है। तो इनमें वो क्वेश्चन यहाँ पर टॉपिक जो बार बार रिपीट हुए, तो हो सकता है इन सेम टॉपिक से आपके एमटीएस में भी एग्जाम में सवाल पूछे जाएं। तो ये आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहने वाले हैं। पहले ही मैं क्लियर कर देता हूं, डिस्क्लेमर ये है कि आपको पता है एसएससी ने एक नहीं दो बार नोटिस डाल दिया है। कोई भी स्टूडेंट अपने शिफ्ट में अभी जो भी एग्जाम चल रहे हैं उनमें पूछे गए सवाल हैं किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने पर वो स्टूडेंट हो गया या फिर अदर कोई भी करता है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनको भविष्य में होने वाले एसएससी एग्जाम से भी डिबार कर दिया जाएगा। तो आप जो भी यूट्यूब वगैरह पर वीडियो देखते हो कि ये आज के शिफ्ट में सवाल पूछे गए हैं, पहली बात तो स्टूडेंट कोई भी उनको सवाल बताएगा नहीं। सेकंड थिंग है वो क्यों वीडियो डाल रहे हैं, उनको रिस्क क्यों नहीं है, क्योंकि दोस्तों वो सही सवाल ही नहीं बता पा रहे, सारे सवाल फर्जी बता पा रहे, तो उनको रिस्क किस बात की है। जब सवाल सही नहीं बताएगा तो वो एग्जाम में सवाल पूछे ही नहीं गए तो उनको कोई भी रिस्क नहीं रहती और वो धड़ल्ले से वीडियो यूट्यूब पर डाल रहे हो, आप देख रहे हो, भ्रमित हो रहे हो। ऐसा मत करो। इससे अच्छा है कि प्रीवियस जो एग्जाम अभी 2021 में टीसीएस के हो गए, एसएससी के दे रहे हो गए, उनमें पूछे गए सवाल का एनालिसिस कीजिएगा। अपने चैनल पर बहुत से टॉपिक से सवाल अवेलेबल है जो बार बार रिपीट हुए हैं, वो देख सकते हो। बाकी टॉप ट्रेंडिंग जीके.इन पर इन सभी की जो जीके की एक्स्ट्रा फैक्ट सहित पीडीएफ फाइल है, जो एनटीपीसी में हो गए, सीजीएल हो गए, सीएचएसएल हो गए, वो भी आप वहां से जीके की स्पेशल पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हो, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टॉप ट्रेंडिंग जीके.इन वेबसाइट है। कोई भी एरर आता है तो उसकी भी लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से भी आप देख सकते हो किस प्रकार डाउनलोड करनी है। तो ये यदि कोई भी देखिए बार बार सवाल रिपीट होता है, सीजीएल में भी हुआ, सीएचएसएल में भी हुआ, ऐसा कोई भी सवाल है हो सकता है कि एमटीएस एग्जाम में भी पूछ ले, तो ये प्योरली आपके लिए संयोग होगा, कोइंसिडेंटल होगा। यानी मैं जो यहाँ पर सवाल बता रहा हूँ वो एमटीएस 2021 में मेरे अकॉर्डिंग नहीं पूछे गए हैं। बाकी ये मोस्ट एक्सपेक्टेड है तो कोई सवाल रिपीट होगा ही होगा, तो वो बिल्कुल एक प्योरली कोइंसिडेंटल होगा। ये आपके लिए पहले ही मैं डिस्क्लेमर कवर कर देता हूं ताकि कोई भी स्टूडेंट ये ना बोले कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के नाम पर रियल क्वेश्चंस है। ये गलत फहमी में बिल्कुल मत रहना। और ये जरूर कह सकता हूं इन टॉपिक से 100% सवाल एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। संभावना इसलिए क्योंकि यहाँ पर सीजीएल में भी आए थे और 10+2 में भी पूछे गए, तो हो सकता है इनसे आपको एक दो सवाल एग्जाम में देखने को जरूर मिल जाए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक होने वाले। वीडियो थोड़ा लंबा है तो वीडियो के अंत तक आपको जरूर बने रहना है। और वीडियो के अंत में मैं कुछ आपको टॉपिक भी बताने वाला हूं जो कि सीजीएल और सीएचएसएल में बार बार रिपीट हुए थे। और वीडियो यहाँ पर कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, अपनी तैयारी को परखने के लिए, सही डायरेक्शन देने के लिए, टाइम मैनेजमेंट हो गया, इन सभी के लिए स्मार्ट वर्क के तौर पर आपको नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक इसलिए बेहतरीन है, एक तो आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हो, सेकंड सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास में आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। ऑल इंडिया में आपकी क्या रैंक आ सकती है, कौन सा टॉपिक वीक है, सेक्शन वाइज यहाँ पर आपको एनालिसिस मिल जाएगा कि कौन से टॉपिक में आपके कम नंबर आ रहे हैं बार बार, उसको भी आप बूस्ट कर सकते हो। तो सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट यदि आप लगाते हो, ये एक पास लेते हो जिसमें सभी के मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल मिलने वाले हैं। अलग अलग वैलिडिटी है, जैसे 1 वर्ष का, 2 वर्ष का। अभी जो 399 का पास है, यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज करेंगे 280 मिल जाएगा। तो इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए आप टेक्स्ट बुक ऐप से हो गया या फिर इनकी वेबसाइट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से भी ये मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए टीटीजी के कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट ये सभी स्टूडेंट इनका फायदा उठा रहे हैं, वो अवेलेबल हो जाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा। तो आप दोस्तों कंटिन्यू करते हैं कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड या फिर इंपोर्टेंट सवाल जो बार बार रिपीट हुए थे आपकी सीजीएल और सीएचएसएल में, उन टॉपिक से आप देख लेते कुछ करंट अफेयर्स के। देखिए कोई भी एग्जाम हो गया, एसएससी के कारण नहीं है, चाहे आपके रेलवे का हो गया, अदर जो भी बैंकिंग वगैरह एग्जाम्स होते हैं, जो वनडे एग्जाम्स होते हैं, उनमें विशेषकर अभी जो करंट अफेयर्स में क्या आ रहा है, जो भी भारतीय मूल के हैं या फिर भारतीय हैं, कोई फॉरेन है, विदेशी विभाग हो गया, विदेशी कोई ऑर्गेनाइजेशन है यानी इंटरनेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें कोई भी भारतीय मूल का लोग है या फिर भारतीय वहां पर नियुक्त है, तो उनसे जरूर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो कुछ है एब्रॉड यानी विदेशों में काम कर रहे या फिर विदेशों में जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनमें नियुक्त भारतीय मूल के या फिर भारतीय व्यक्ति से कुछ इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के सवाल लेते हैं। हो सकता है इनमें से आपको एग्जाम में सवाल देखने को मिल जाए। सवाल है, मई 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के 34 सदस्यीय एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन का पदभार किसे दिया गया है? डॉक्टर हर्षवर्धन को दिया गया है। तो ये चेयरमैन का पदभार दिया गया था डॉक्टर हर्षवर्धन को विश्व स्वास्थ्य संगठन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन के रूप में। कुछ अदर भारतीय की बात करूं, जैसे जुलाई 2021 की ही बात कर लेते हैं। अबू धाबी के
क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने प्रमुख भारतीय व्यवसायी यूसुफ अली एमए को यूएई की राजधानी से संचालित सभी व्यवसायों के लिए शीर्ष सरकारी निकाय का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। याद रखना आपको, यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी से संचालित जो भी व्यवसाय हैं उनके लिए शीर्ष सरकारी निकाय का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? भारतीय व्यवसायी यूसुफ अली को। किने? यूसुफ अली को किया गया जुलाई 2021 में। अन्य में भारतीय मूल की बात ही कर रहे हैं तो भारतीय मूल के अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपना उप सहायक और व्हाइट हाउस सैन्य कार्यालय जो WHMO है, व्हाइट हाउस जो मिलिट्री ऑफिस है, सैन्य कार्यालय है, उनका निदेशक मार्च 2021 में नियुक्त किया है, वो माजू वर्गीस को किया। किने? माजू वर्गीस को किया है। मई 2021 की बात करें तो भारतीय अमेरिकी हैं, भारतीय मूल के लेकिन अमेरिकी नागरिक हैं, इनको अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है, वो नीरा टंडन को किया गया है। 17 मई का करंट अफेयर्स है। अमेरिकी सीनेट ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के प्रशासन के तहत सर्जन जनरल के रूप में भारतीय अमेरिकी की नियुक्ति की है। प्रीवियस एनटीपीसी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। डॉक्टर विवेक मूर्ति करेक्ट होने वाला है। अमेरिकी सीनेट ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की प्रशासन के तहत सर्जन जनरल के रूप में भारतीय अमेरिकी की नियुक्ति की है, उनका नाम है डॉक्टर विवेक मूर्ति। भारतीय मूल की अमेरिकी वैज्ञानिक जो फरवरी 2021 में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया गया है, भव्या लाल को किया गया। किने? भव्या लाल को। 2021 में भारतीय अमेरिकी को एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बनाया गया, वो वनिता गुप्ता को बनाया गया है एसोसिएट अटॉर्नी जनरल। जुलाई 2021 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को यूएस के राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति कार्यालय का डायरेक्टर बनाया गया है? राहुल गुप्ता को बनाया गया है। यूएस के राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति कार्यालय का डायरेक्टर है वो राहुल गुप्ता को बनाया गया है। जुलाई 2021 में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया की नंबर 1 शेफ बनने का सम्मान मिला है? शेफ जस्टिन नारायण को। ये जुलाई 2021 का करंट अफेयर्स है। भारतीय मूल के व्यक्ति जो जस्टिन नारायण है, इनको ऑस्ट्रेलिया की नंबर 1 शेफ बनने का सम्मान मिला है। नेक्स्ट बात करूं, जून 2021 में भारतीय मूल के किस न्यायाधीश को कनाडा के उच्चतम न्यायालय में प्रथम अश्वेत न्यायमूर्ति नामित किया गया है? इंपॉर्टेंट सवाल नोट कीजिएगा। जो भारतीय मूल के हैं, नाम है महमूद जमाल, ठीक है, महमूद जमाल हैं, ये न्यायाधीश हैं। इनको कनाडा के सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय में प्रथम अश्वेत न्यायमूर्ति नामित किया गया है। ये प्रथम अश्वेत न्यायमूर्ति है कनाडा के उच्चतम न्यायालय में। भारतीय मूल के नाम है महमूद जमाल, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, फरवरी 2021 में भारतीय मूल की महिला को अमेरिकी कॉपर्स स्टेट एंड नेशनल की निदेशक बनाया गया है, उनका नाम है सोनाली निजावन। फरवरी 2021 में भारतीय मूल की महिला सोनाली निजावन को अमेरिकी कॉपर्स स्टेट एंड नेशनल की निदेशक बनाया गया है। भारतीय मूल में श्री प्रेस्टन कुलकर्णी को अमेरिका विदेश मामलों का नया प्रमुख भी नियुक्त किया गया है। ये 2021 के सभी करंट अफेयर्स। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस तमिलनाडु के किस जिले से संबंधित है? प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। कमला हैरिस से अमेरिका के उपराष्ट्रपति है जो तमिलनाडु से एक तरीके से कह सकते हो कहीं न कहीं इनका संबंध है। तो किस जिले से है वो? तो गांव है थुलसेंद्रपुरम, जहां कमला हैरिस के नाना का जन्म हुआ था। तो थुलसेंद्रपुरम विलेज है जो कि तिरुवरूर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु का है। कमला देवी हैरिस का जन्म हुआ था 20 अक्टूबर 1964 को। वैसे ओकलैंड कैलिफोर्निया यूएस में इनका जन्म हुआ था, लेकिन इनके नाना नानी वगैरह है वो यहां से हैं, भारत से है। तो कहीं ना कहीं इनका संबंध है वो इंडिया से, आप कह सकते हो। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, मई 2021 में भारतीय मूल के किस ब्रितानी रसायन शास्त्री को 2020 मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज से सम्मानित किया गया है? 2020 मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज से जो सम्मानित किया गया है भारतीय मूल के ब्रितानी रसायन शास्त्री को, वो है दोस्तों कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के भारतीय मूल के ब्रितानी रसायन शास्त्र शंकर बाल सुब्रमण्यन, ठीक है, शंकर बाला सुब्रमण्यन। और उनके साथी डेविड कलरैनमैन को डीएनए का अध्ययन करने हेतु 2020 का मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज है वो दिया गया है किन्हें? शंकर बाला सुब्रमण्यन को दिया गया है जो कि भारतीय मूल के हैं। नेक्स्ट बात करूं, जून 2021 में भारतीय छात्र को सामाजिक कार्य या मानवीय प्रयासों के लिए एक युवा व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जाने वाले ब्रिटेन के सर्वोच्च पुरस्कार द डायना अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ईशान कपूर को ब्रिटेन के सर्वोच्च पुरस्कार द डायना अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो भारतीय छात्र हैं। ईशान कपूर इनका नाम है। ये इंडियन ब्रिटिश बॉय हैं, दिल्ली से हैं। 11 जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन बनी है? 11 जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी
महिला बनी है वो शिरीषा बांदला बनी है। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद शिरीषा बांदला हो जाएगी भारतीय मूल की दूसरी महिला कह सकते हो। शिरीषा बांदला का संबंध है आंध्र प्रदेश से और उनका जन्म भी वहीं हुआ है। ये कल्पना चावला के बाद भारत में जन्मी दूसरी महिला, भारत में जन्मी के केस में दूसरी हो जाएगी। तो वर्जिन गैलेक्टिक के VSS यूनिटी से 5 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ इन्होंने उड़ान भरी है। वर्जिन गैलेक्टिक के VSS यूनिटी से नाम है इनका शिरीषा बांदला। अभी हाल ही में राजस्थान में एक एग्जाम हुआ था जिसमें बांदला सभी में दे रखा था, पीछे शिरीषा है, यहाँ पे अलग अलग नाम में ऑप्शन में चेंज किया गया, तो कंफ्यूज मत होना। शिरीषा बांदला इनका बिल्कुल नाम आपको याद कर लेना है। 2021 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता में दूसरा स्थान किस भारतीय मूल की छात्रा ने जीता है? तो दोस्तों जो स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता हुई है 2021 में, दूसरा स्थान जीता है किस भारतीय मूल की छात्रा ने, ये पूछा है। तो सैन फ्रांसिस्को की 12 वर्षीय भारतीय मूल की नाम है चित्र थुमाला। चित्र थुमाला और न्यूयॉर्क की 13 वर्षीय भारतीय मूल की भावना मदिनी। देखिए चित्र थुमाला ने दूसरा और भावना मदिनी दोनों ही भारतीय मूल की, इन्होंने तीसरा स्थान हासिल किया है। तो आप कहेंगे ये चैंपियनशिप में पहला स्थान किसने हासिल किया? तो अफ्रीकी अमेरिकी नाम है जेला एवांट गार्डे। जेला एवांट गार्डे ने 2021 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता है वो जीती है, पहला स्थान हासिल किया है। जून 2021 में एप्पल के सालाना WWDC 21 शिफ्ट स्टूडेंट चैलेंज किस भारतीय मूल की छात्रा ने जीता है? तो WWDC 21 शिफ्ट स्टूडेंट चैलेंज है जो कि जून 2021 में एप्पल के ये एक चैलेंज रहता है, ये जीता है अभिन्या दिनेश ने। किस भारतीय मूल की छात्रा ने जीता है? अभिन्या दिनेश इनका नाम है। 3 विजेताओं में भारतीय मूल की 15 वर्षीय अभिन्या दिनेश भी इसमें शामिल है, जो अपनी कोडिंग और समस्या का हल निकालने के कौशल को यहाँ पर दिखाना चाह रही प्रतिभागी युवाओं की इस प्रतियोगिता में मंच प्रदान किया जाता है। और जो अभिन्या है इन्होंने क्या किया, चिकित्सा और प्रौद्योगिकी को एक साथ लाने का प्रयास करते हुए अभिन्या ने गैस्ट्रो एट होम नामक है वो ऐप बनाया था। अक्टूबर 2020 में भारतीय मूल की किसी हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन बनाए गए हैं श्रीकांत दातार को बनाया गया है। भारतीय मूल के हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन बने हैं श्रीकांत दातार। फरवरी 2020 फेडरल सर्किट कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी जज कौन बने हैं? तो भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश श्रीनिवासन शक्तिशाली फेडरल सर्किट बोर्ड की कमान संभालने वाले दक्षिण एशियाई मूल के पहले व्यक्ति बने हैं। नाम है इनका श्रीनिवासन। ठीक है, भारतीय अमेरिकी है ये, न्यायाधीश श्रीनिवासन है, वो शक्तिशाली फेडरल सर्किट कोर्ट की कमान संभालने वाले भारतीय अमेरिकी जज बने हैं। भारतीय मूल की वेवल राम कलवान किस देश के राष्ट्रपति हैं? वो सेशल्स के हैं, अक्टूबर 2020 को बने थे। भारतीय मूल के हैं वेवल राम कलवान इनका नाम है, ये सेशल के राष्ट्रपति हैं। जुलाई 2020 से जुलाई 2022 तक UIC यानी यूनियन इंटरनेशनल डेस्क केमिन जिसे कह सकते हो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है, जो भी भारतीय है। अरुण कुमार इनका नाम है। रेलवे सुरक्षा बल, ये RPF की महानिदेशक पूछे वो भी अरुण कुमार हो जाएंगे। इन्हें इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, ये भी एक फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन है। 2015 भारतीय मूल के एंटोनियो कोस्टा है वो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बने, याद रखना है। मॉरिशस के भारतीय मूल के प्रधानमंत्री हैं वो सर अनिरुद्ध जगन्नाथ हैं, जो कि 3 जून 2021 को इनका निधन हुआ। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो भारतीय मूल के रहे हैं मॉरिशस के प्रधानमंत्री सर अनिरुद्ध जगन्नाथ। ठीक है, और भारतीय मूल की किस महिला पत्रकार को पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट सवाल नोट कीजिएगा। भारतीय मूल की महिला पत्रकार जिनको पुलित्जर पुरस्कार 2021 मिला है मेघा राजगोपालन, इनका नाम है क्या है? मेघा राजगोपालन। कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2021 है। पद्म अवार्ड से CGL और CHSL 2021 में लगभग प्रत्येक सेट में सवाल रिपीट हुआ था। कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2021 दिया गया है, सुदर्शन साहू को दिया गया है। अब देखिए एग्जाम में यह भी सवाल पूछ लिया जाता है कि 2021 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण मिला है, कितने को पद्म भूषण और कितने को पद्मश्री दिया गया है। पद्मश्री बहुत को दिया जाता है, तो एग्जाम में हो सकता है पद्मश्री से पूछ लें। 2021 में जो पद्मश्री अवार्ड है, देखिए एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि इन सभी अवार्ड की शुरुआत है कब हुई है? 1954 में हुई, याद रखना है। 2021 में पद्मश्री अवार्ड है वो 102 व्यक्तियों को दिया गया है। पद्म विभूषण है वो 7 व्यक्तियों को और पद्म भूषण है वो 10 व्यक्तियों को मिला है। ये सभी अवार्ड किन क्षेत्र में दिया गया है और कहां से बिलोंग करते हैं, जरूर याद रखना। पद्म विभूषण 2021 जैसे कि 7 हस्तियों को दिया गया है। किन्हें दिया गया है? तो शिंजो आबे को दिया गया है। ये जनसेवा के क्षेत्र में दिया गया है, जापान से शिंजो आबे। SP बाला सुब्रमण्यम को दिया गया है, मरणोपरांत मिला है, ये भी कला के क्षेत्र में। डॉक्टर बेले मोनपा हेगड़े हैं, प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुआ है, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है। नरेंद्र सिंह कपानी को दिया गया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, USA से हैं। मौलाना वहीउद्दीन खान
अध्यात्म क्षेत्र से बीवी लाल, पुरातत्व सुदर्शन साहू जो आपको पूछा है कला के क्षेत्र में। देख लेते हैं पद्म भूषण 2021 किन्हें मिला है। पद्म भूषण 2021 जैसे कि 10 व्यक्तियों को दिया गया है। तो चंद्रशेखर कंबारा साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में जो कर्नाटक के हैं चंद्रशेखर कंबारा। नृपेंद्र मिश्र को दिया गया है उत्तर प्रदेश से सिविल सर्विस के क्षेत्र में। रामविलास पासवान को मरणोपरांत मिला है जनसेवा में। कृष्णन नायर शांता कुमारी चित्रा को, चित्रा है तो कला के क्षेत्र में। तरुण गोगोई को जनसेवा के क्षेत्र में मरणोपरांत मिला है, असम से है तरुण गोगोई। केशुभाई पटेल मरणोपरांत मिला है जनसेवा के क्षेत्र में गुजरात से। सुमित्रा महाजन जनसेवा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश से। तरलोचन सिंह जनसेवा हरियाणा। और कलबे सादिक है मरणोपरांत मिला है, अन्य है अध्यात्म में उत्तर प्रदेश से है। रजनीकांत देवीदास श्रॉफ है व्यापार और उद्योग से, ये महाराष्ट्र से है। नेक्स्ट देखते हैं WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब देख लेते हैं जो इंडेक्स से पूछे गए या फिर प्रीवियस एग्जाम में जो NTPC में भी आए थे सवाल इंडेक्स में, और SSC CHSL और CGL में इंडेक्स से लगभग 2 से 3 सवाल पूछे गए थे। हो सकता है कि MTS में भी इस प्रकार से आपको सवाल देखने को मिल जाए। ये सवाल है अब इंडेक्स से पूछे गए कुछ इंपोर्टेंट, लगभग 30 से 35 सवाल अपन कवर करने वाले। वेरी इंपोर्टेंट सवाल आपको याद रखना, सभी किसी भी एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट रहने वाला। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 में भारत की रैंक की बात करें तो वो 68वीं रैंक रही है। क्योंकि जो करंट अफेयर्स के सवाल हैं वो आपकी SSC क्या कर रहा है 2021 में जो भी CGL CHSL के एग्जाम हुए हैं उनमें इन्होंने कुछ सवाल 2019 तक के पूछे हैं, 2020 के हैं और 21 के भी हैं। तो ज्यादातर आपको 20-21 पे फोकस करना है। और लेकिन जो इंडेक्स वगैरह कुछ इंपोर्टेंट डाटा रहता है वो प्रीवियस एग्जाम के भी यानी प्रीवियस ईयर के भी वो आप कवर करते हुए चलना है। जैसे कि आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो जारी एक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक है तो इसका 2021 का याद रखना ही रखना है, 20 का है और 19 में भी क्या रैंक रही है वो भी आपको थोड़ा बहुत दिमाग में होना चाहिए। तो WEF के द्वारा ये जारी किया जाता है, एग्जाम में सवाल आ जाए कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया है। और हिंदी इंग्लिश में बोले तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2019 में भारत की रैंक रही है वो 68वीं रही है। फर्स्ट रैंक पर है वो सिंगापुर रहा था। अब देखिए ये सेम इंडेक्स है एक IMD के द्वारा भी जारी किया जाता है, IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है। इनमें 2019 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, झंझट ही खत्म है। आपको एक याद रखना है 43वीं रैंक इंडिया को मिली है IMD के वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में। WEF की वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत को रैंक मिली है 68वीं, ये याद रखना 2019 की रैंक। और मैं यहाँ पर कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स की बात करूं तो ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स भी है जो 2020 में भारत की यहाँ पर रैंक 72वीं रही है। और इसमें टॉप किया है स्विट्जरलैंड ने और US यहाँ पर सिंगापुर वगैरह ये टॉप में आते हैं। IMD की वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में फर्स्ट स्थान पर है स्विट्जरलैंड है और भारत की रैंक यहाँ पर 43वीं, ये जरूर याद रखना है। और फिर देखिए एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, अभी CGL में ही आया था, ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स कौन जारी करता है? इंसिड बिजनेस स्कूल के द्वारा गूगल और एडिको समूह के सहयोग से जारी किया जाता है। और वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस ईयर बुक WCY के अनुसार भारत ने वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भी 43वां स्थान हासिल किया, फर्स्ट स्थान पर स्विट्जरलैंड है। नेक्स्ट यदि यहाँ पर बात करूं मानव विकास सूचकांक की, प्रत्येक एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019-20 21 का नहीं आया तो 2019 में भारत की रैंक थी वो 129वीं थी, याद रखना है। वर्तमान जो 2020 का मानव विकास सूचकांक है इसमें इंडिया की रैंक है 131वीं। एग्जाम में फर्स्ट रैंक भी पूछा जाता है तो फर्स्ट नॉर्वे की है। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? प्रीवियस एग्जाम आ चुका है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है। ये इंडेक्स किन पर आधारित है, कौन से पैमाने पर ये मेजर किया जाता है? तो जीवन प्रत्याशा है, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय, ये 3 मेजर पैमाने हैं जहां से इसका कैलकुलेशन होती है मानव विकास सूचकांक की। तो ये जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर डिफाइन होता है। UNDP जो ये UNDP के द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क USA में है। अगला सवाल लिखते हैं मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है, प्रतिपादक कौन है मानव विकास सूचकांक के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के? प्रीवियस रेलवे एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। तो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महमूद उल हक हैं, इनके द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को 1990 में ये तैयार किया गया था। मानव विकास सूचकांक है महबूब उल हक के द्वारा, जो कि पाकिस्तानी अर्थशास्त्री 1990 में। वैश्विक नवाचार सूचकांक की बात करें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की, तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत की रैंक रही है 48वीं, याद रखना है। 2021 में भारत की रैंक है 2 पायदान और ऊपर यानी 46वीं रैंक पर आ चुका है। 2021 में वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी रही है? 46वीं। फर्स्ट रैंक पर है दोस्तों 2020 में भी स्विट्जरलैंड था और 2021 में भी स्विट्जरलैंड है, वो वैश्विक नवाचार सूचकांक में पहले स्थान पर है। 2019 में भारत इस सूचकांक में था 52वें स्थान पर। ठीक है, नवाचार सूचकांक 2019 में भारत था 52वें पर।
और 52 के बाद 19 के बाद 20 में आया है 48वें और 21 में भारत की रैंक, ये जरूर याद रखना है, 46वें स्थान पर। एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है वैश्विक नवाचार सूचकांक कौन जारी करता है, तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीपो के द्वारा वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 है, ये 20 सितंबर 2021 को जारी किया गया है। वर्ष 2021 के वैश्विक नवाचार सूचकांक का मुख्य विषय थीम क्या है, ट्रैकिंग इनोवेशन थ्रू द कोविड-19 क्राइसिस है, ये 2021 का वैश्विक नवाचार सूचकांक की थीम है। और 20 की थीम क्या थी, हु विल फाइनेंस इनोवेशन थी। नेक्स्ट देखते हैं जनवरी 2021 में नीति आयोग के द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2020 में प्रमुख राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य है वो टॉप किया है, तो ये है दोस्तों भारत नवाचार सूचकांक 2020 में फर्स्ट स्थान पर रहा है वो कर्नाटक रहा है। यह सूचकांक नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। नीति आयोग के द्वारा इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के सहयोग से ये भारत नवाचार सूचकांक 2020 में फर्स्ट स्थान पर कर्नाटक रहा है। प्रमुख राज्यों के अलग अलग कैटेगरी, जैसे प्रमुख राज्यों में कर्नाटक टॉप किया है, उसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और केरल ये क्रमश राज्य हैं। निम्न राज्य रहे हैं जो सबसे निचले पायदान पर, वो बिहार रहा है सबसे कम, उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड है। पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों के केस में हिमाचल प्रदेश ने टॉप किया है, फिर उत्तराखंड है, और यूटी के केस में फर्स्ट है वो कौन सा रहा, दिल्ली रहा है, और लक्षद्वीप सबसे कम स्कोर प्राप्त किया है भारत नवाचार सूचकांक 2020 में। अगला देखते हैं किस राज्य को नीति आयोग के द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पर मिला है। सेम सवाल दोस्तों सीजीएल 2021 में आ चुका है। निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान रहा है वो दोस्तों गुजरात को मिला है। किसको, गुजरात को। ये इंडेक्स नीति आयोग जारी करता है। निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में गुजरात ने टॉप किया है। समग्र ईपीआई 2020 में गुजरात सबसे ऊपर है, इसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु का स्थान है। लैंडलॉक वाले राज्यों में राजस्थान टॉप किया है, उसके बाद तेलंगाना और हरियाणा है। हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड शीर्ष पर है, उसके बाद त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश है। और यूटी के केस में केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य कौन सा है, तो बड़े राज्यों की कैटेगरी में पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में जो टॉप किया वो केरला ने किया है। सेकंड तमिलनाडु, थर्ड आंध्र प्रदेश रहा है। सबसे निचले पायदान पर उत्तर प्रदेश है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में। स्मॉल कैटेगरी में टॉप किया है गोवा ने, और लास्ट पर रहा है मणिपुर। ये केरल पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में भी टॉप किया है। एसटीजे इंडिया इंडेक्स जो भी नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स, तो नीति आयोग के द्वारा सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स जारी किया जाता है। तीसरा संस्करण है 2020-21 का एसटीजे इंडिया इंडेक्स का, जिसमें टॉप राज्य के केस में केरल यहां पर टॉप कर लिया है, 75 अंक हासिल किए हैं। केरला के बाद हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के स्थान लगा है। सबसे निचले पायदान पर है एसटीजे इंडिया इंडेक्स 2020-21 में, वो है बिहार। यूटी में टॉप किया है चंडीगढ़ ने, और तेजी से आगे बढ़ने वाले शीर्ष राज्य हैं। पिछले वर्ष की तुलना में तेजी से यहाँ पर वृद्धि हो रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के स्कोर में, वो हो रही है मिजोरम में। याद रखना है केरल ने ओवरऑल टॉप किया है सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स 2020-21 में। इज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक रही है 63वीं। इज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक 63rd रही है। फर्स्ट स्थान पर न्यूजीलैंड याद रखना है, सेकंड सिंगापुर है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जारी करता है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के द्वारा ये जारी किया जाता है। और सितंबर 2020 में विश्व बैंक ने क्या कहा कि देशों के व्यापार और निवेश जलवायु की वार्षिक रैंकिंग में डाटा संग्रह है उसमें अनियमितता आई है, उनकी जांच करने के लिए अपनी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट की प्रकाशन पर अभी हाल फिलहाल इन्होंने रोक लगा दी, इसलिए 2021 का अभी तक जारी नहीं हुआ है। इज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंक आपको याद रखना 63वीं, पहले स्थान पर है वो न्यूजीलैंड है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2020 में भारत की रैंक रही है 94th, यानी 94th 94वें स्थान पर रहा है वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2020 में। आउट ऑफ 107 देशों में से काफी कमजोर भारत की यहाँ पर वैश्विक भूखमरी सूचकांक में रैंक आई है, 94th रैंक आई है। 2019 में इंडिया की रैंक बात करें तो 102वीं रैंक थी, ठीक है। फर्स्ट रैंक पर है, 2वीं रैंक थी, उस समय देश 117 थे, अब की बार 107 देशों में से 2020 में। फर्स्ट रैंक है वो 17 देश की रही है, जिसमें चाइना भी है, बेलारूस, यूक्रेन, टर्की, क्यूबा, कुवैत है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट देखते हैं 2020 डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। डेमोक्रेसी इंडेक्स फरवरी 2021 का करंट अफेयर्स है। 2020 में डेमोक्रेसी इंडेक्स में एनटीपीसी में स्वयं सवाल आ चुका है। 53rd रैंक रही है, 53वीं रैंक रही है भारत की 2020 के डेमोक्रेसी इंडेक्स में। 2019 में भारत की रैंक थी वो 51वीं थी। और ये इंडेक्स है EIU यानी इकोनॉमिस्ट
इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि हो गया आपके सूचकांक है 5 प्रमुख श्रेणी पर आधारित है। चुनावी प्रक्रिया और बहुलवाद है, सरकार का कामकाज, राजनीतिक भागीदारी, राजनीतिक संस्कृति और नागरिकी स्वतंत्रता हो जाएगी। तो लोकतंत्र पर आधारित ये डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंक रही है वो 53वीं रही है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा देश जीडीपी को आर्थिक विकास सूचकांक के रूप में उपयोग करने के बजाय सकल राष्ट्रीय खुशहाली सूचकांक या फिर जीएनएच का उपयोग करता है। तो वो आर्थिक विकास सूचकांक जारी करने के बजाय जीडीपी है उसको आर्थिक विकास सूचकांक का उपयोग नहीं करता है, वो क्या करता है सकल राष्ट्रीय खुशहाली खुशहाल देखता है, खुशहाली सूचकांक है भूटान जीएनएच है वो भूटान के द्वारा उपयोग किया जाता है। प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। नेक्स्ट देखते हैं हेल्थ स्टेट प्रोग्रेसिव इंडेक्स रिपोर्ट कौन जारी करता है? नीति आयोग। हेल्थी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट है वो नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है। 2019 में ये सेकंड संस्करण था जिसमें टॉप था राज्य वो केरल था, सेकंड आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट बात करूं मर्सर्स की 2019 की जो क्वालिटी ऑफ लिविंग सर्वे था उसमें व्यक्तिगत सुरक्षा रैंकिंग में प्रथम स्थान पर सिटी रही थी वो चेन्नई रही थी, और इस सर्वे में मोस्ट रहने योग्य सिटी में था वो हैदराबाद और पुणे था। जब मोस्ट रहने योग्य सिटी की बात आ रही है तो वैसे ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है वो वियना है, वर्ल्ड हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ लिविंग है डिकेड से। और बाकी बात करूं एक और रिपोर्ट है CSE की यानी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के अनुसार इज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में बेंगलुरु है वो भारत का सबसे रहने योग्य शहर के रूप में नामित हुआ है। कौन सा सिटी? बेंगलुरु है। इज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में बेंगलुरु ने यहाँ पर रहने योग्य सिटी में टॉप किया है। मर्सर की 2021 में भी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग आई है। मर्सर 2021 कॉस्ट ऑफ लिविंग रहने के लिए कितना खर्चा, कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग में भारत की सबसे रहने के लिए महंगी सिटी है ना वो मुंबई है, 78वें स्थान पर रहा है ग्लोबली। भारत की सबसे रहने के लिए महंगी सिटी ग्लोबली है। कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2021 मर्सर के द्वारा जारी की गई है। और बात करूं कौन से यहाँ पर मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है वर्ल्ड वाइड, वो है तुर्कमेनिस्तान का सिटी है, नाम है इसका अशगाबत है। तो अशगाबत है तुर्कमेनिस्तान की सिटी, मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी हो जाएगी। दोस्तों भारत में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड बोर्ड का एक डाटा आया है जिसके अनुसार कोलकाता सिटी है महिलाओं के लिए देश का सबसे सुरक्षित शहर है वो घोषित किया गया है। NIRF रैंकिंग 2019 में ओवरऑल कैटेगरी में प्रथम रैंक किस इंस्टीट्यूट की रही है? तो IIT मद्रास है 2019 में भी ओवरऑल में प्रथम किया है, और 2020 में भी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है इसमें ओवरऑल कैटेगरी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT मद्रास ने दोबारा यहां पर टॉप कर दिया है। और अलग अलग कैटेगरी रहती है जैसे कि यूनिवर्सिटी में जो 2020 की NIRF रैंकिंग में जो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग है यूनिवर्सिटी में टॉप किया है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, ये बेंगलुरु ने टॉप किया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलुरु में है। कॉलेज में जो टॉप किया है वो मिरांडा हाउस जो दिल्ली की कॉलेज है। इंजीनियरिंग में जो टॉप किया है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने किया है। मेडिकल में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है यानी जो एम्स न्यू दिल्ली है इन्होंने टॉप किया है 2020 के नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में। मैनेजमेंट की बात करें तो एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद गुजरात है, इस इंस्टीट्यूट के द्वारा टॉप किया गया है। लॉ स्कूल में इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलोर ने टॉप किया है। नेक्स्ट देखते हैं स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2020 में बेस्ट परफॉर्मर राज्य कौन सा था? स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2020 जो 11 सितंबर 2020 को जारी की गई है इसमें बेस्ट परफॉर्मर राज्य है वो गुजरात है, टॉप परफॉर्मर में कर्नाटक है, बेस्ट परफॉर्मर अलग है, टॉप परफॉर्मर में कर्नाटक केरला है, लीडर्स में बिहार है, एस्पायरिंग लीडर में हरियाणा है, इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम में आंध्र प्रदेश है। ये सभी अलग अलग कैटेगरी में टॉप किया है स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2020 में। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में प्रथम रैंक किस देश की रही है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में फर्स्ट रैंक है वो फिनलैंड की रही है। भारत की रैंक है विश्व जो खुशहाली हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट है, भारत की रैंक 144वीं रही है 2020 में आउट ऑफ 156 देशों में से। 2021 में भी ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आ चुकी है तो 149 देशों में से भारत की 139वीं रैंक रही है 2021 में खुशहाली सूचकांक में, जिसमें सबसे नाखुश है वो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान 105वां स्थान है, बांग्लादेश 101वां, चाइना 84th रैंक है। यहाँ पर 2021 में भी टॉप किया है वो इस रैंक में फिनलैंड ने किया है, उसके बाद आइसलैंड डेनमार्क है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में फिनलैंड ने दोबारा यहां पर टॉप किया है। भारत की रैंक 2021 में 139वीं रही है।
और नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस है, इनके द्वारा ये ईयरली वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की जाती है। यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी करना किस वर्ष से प्रारंभ किया है? तो इसको रिलीज करना स्टार्ट किया था 2012 में 1 अप्रैल को। सकल राष्ट्रीय खुशहाली सूचकांक है वो कौन जारी करता है? इसकी अवधारणा भूटान के चौथे राजे, जो ऊपर मैंने बताया था सकल राष्ट्रीय खुशहाली सूचकांक है, भूटान के चौथे राजा नाम है जिनका जिग्मे शिंगे वांगचुक के द्वारा 1972 में इसको प्रस्तुत किया गया था। ग्लोबल पीस इंडेक्स जीपीआई वैश्विक शांति सूचकांक 2021 की बात करें तो फर्स्ट स्थान पर है वो आइसलैंड है। शांति में, वैश्विक शांति सूचकांक में टॉप किया है आइसलैंड ने। ये लगातार 2008 से टॉप कर रहा है इस इंडेक्स में। अंतिम पायदान पर रहा है 2021 में वो अफगानिस्तान है। भारत की रैंक है वो शांति सूचकांक में 135वीं रैंक आई है ग्लोबली, और दक्षिण एशिया में इंडिया की रैंक आई है शांति में 5वीं रैंक है। भारत 2020 में 139वीं रैंक पर था और 2021 में वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंक याद रखना 135वीं। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 की बात करें, एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 में वर्ल्ड मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी है, यानी सबसे ज्यादा प्रदूषित जो राजधानी शहर है वो दिल्ली है विश्व का। सेकंड ढाका है। मोस्ट पोल्यूटेड जो देश है, कंट्री है, वो बांग्लादेश है, और सेकंड पाकिस्तान, थर्ड इंडिया है। लीस्ट सबसे कम प्रदूषित कंट्री है वो है दोस्तों प्यूर्टो रिको है। मोस्ट पोल्यूटेड सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? वो कैपिटल सिटी दिल्ली था, और सबसे प्रदूषित शहर है वो होटन है, चाइना की सिटी है। सेकंड अपना इंडिया का है गाजियाबाद, तो गाजियाबाद सेकंड है। हाउटन सिटी जो चाइना की है मोस्ट प्रदूषित सिटी है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 में। और यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स है, इसके अकॉर्डिंग लाहौर है वो विश्व का सबसे प्रदूषित सिटी है, और सेकंड है वो दिल्ली है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई 2019 में सर्वाधिक विदेशी निवेश प्राप्त करता देश में भारत की रैंक थी वो 9वीं रैंक थी। और यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में भारत में 64 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया, और विदेशी निवेश के लिहाज से भारत दुनिया की 5वें नंबर पर रहा है। और नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के द्वारा जारी 2016 की वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट के अनुसार 2023 तक 10 मिलियन से अधिक आबादी के साथ कितने मेगा सिटीज होने वाले? 7 मेगा सिटीज होने वाले हैं। अभी भारत में 5 मेगा सिटी है, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु और चेन्नई है। और टॉप पर कौन है? दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला जो सिटी है वो टोक्यो है, और नई दिल्ली है वो 26.7 मिलियन की आबादी है, जो कि सबसे बड़ा दूसरा सिटीज हो जाएगा। और नेक्स्ट आपको पता है ये 7 में 2 और कौन से होने वाले हैं? हैदराबाद और अहमदाबाद है, वो 2030 तक 10 मिलियन का आंकड़ा पार करने वाला सिटीज का अनुमान यहाँ पर लगाएगा इस रिपोर्ट में। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020 के अनुसार सबसे अधिक जीव जंतुओं की प्रजातियों में गिरावट किस क्षेत्र में हुई है? तो सबसे अधिक जीव जंतुओं की प्रजातियों में गिरावट हुई है वो लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में हुई है। 94% की गिरावट है। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020 की रिपोर्ट देख सकते हो, जिसमें ये अलग अलग एरिया वाइज जो सबसे अधिक गिरावट है 94, ये वाला 2 नंबर लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में हुई है। उसके बाद सेकंड स्थान पर है 65% है, यानी अफ्रीका में हुई है। तो ये लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020 है, जिसमें 1970 से वर्ष 2016 के बीच में वैश्विक कशेरुकी प्रजातियों की आबादी में औसतन 68% की गिरावट बताई गई है। मीठे जल की प्रजातियों की आबादी वर्ष 1970 के बाद औसतन 84% की कमी आई है। ये जारी करता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा और जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन के द्वारा। अगला सवाल है क्लब ऑफ रोम के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट द लिमिट्स टू ग्रोथ कब प्रकाशित हुई है? 1972 में ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। अब अदर कुछ इंपोर्टेंट 2021 के जो इंडेक्स है वो कवर करते हैं। तो फजाई का थर्ड स्टेट जो फजाई ने फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021 में तीसरी रिपोर्ट जारी की है, थर्ड स्टेट रिपोर्ट जारी की है, नाम है थर्ड स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021 है। इनमें लार्जेस्ट स्टेट में जो सबसे बड़े स्टेट हैं उनमें टॉप किया वो गुजरात ने किया है फजाई की स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021 में। गुजरात यहाँ पर लार्जर स्टेट में टॉप रहा है, उसके बाद केरला सेकेंड, और सबसे स्मॉल सिटीज में गोवा ने टॉप किया है फूड सेफ्टी इंडेक्स में, उसके बाद सेकेंड मेघालय है। और बात करूं अदर यहाँ पर एक नॉर्थर्न ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट एसडीजी इंडेक्स रिपोर्ट 2021-22 है, ये भी हाल फिलहाल की रिपोर्ट है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट एसडीजी इंडेक्स रिपोर्ट 2021-22 में जो टॉप किया है वो ईस्ट सिक्किम जिले ने। किस जिले ने? जो नॉर्थ ईस्ट की रीजन डिस्ट्रिक्ट एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का, इस इंडेक्स में 2021-22 में टॉप किया है। किस जिले ने किया है? ईस्ट सिक्किम जिला है, जो कि सिक्किम राज्य का ही जिला है, फर्स्ट स्थान पर रहा है। ईज रिफॉर्म्स इंडेक्स अवार्ड 2021 में, जिसे ईज 3.0 अवार्ड कहा जाता है, तो ईज रिफॉर्म इंडेक्स अवार्ड 2021 में
कौन सी बैंक ओवरऑल टॉप किया है, तो ओवरऑल विनर में बैंक ऑफ इंडिया रही है और इंडियन बैंक है, ये अवार्ड जीता है बेस्ट इंप्रूवमेंट फ्रॉम द, अलग अलग अवार्ड है, तो बेस्ट इंप्रूवमेंट फ्रॉम द बेसलाइन परफॉर्मेंस का अवार्ड जीता है इंडियन बैंक का है। स्मार्ट लैंडिंग फॉर एस्पायरिंग इंडिया में बैंक ऑफ बड़ौदा ने टॉप किया है। टेक एनेबल्ड ईज ऑफ बैंकिंग में एसबीआई ने टॉप किया है। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत है 2021 में वो दूसरे स्थान पर रहा है। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत सेकंड स्थान पर और 2020 में इंडिया है वो तीसरे स्थान पर था। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में तीसरे पर और 2021 में दूसरे स्थान पर आया है। इंडिया ने जो रैंक किया है न्यू ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में वो 122वां रैंक हासिल किया है। तो भारत ने न्यू ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में 122वां रैंक हासिल किया है, जिसको कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट लंदन के द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत 20वें स्थान पर रहा है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में 20वें स्थान पर और वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंक रही है 14वीं रैंक। ठीक है, बात करूं यहाँ पर WEF ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 में भारत 87वें रैंक पर और 2020 में ये सेम ही WEF के द्वारा जारी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में 2020 में भारत की रैंक थी 74वीं और 21 में वो 87वें रैंक है। फिर विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, प्रेस की बात करें तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। 2021 में भारत 142वें स्थान पर रहा, जो कि अप्रैल 2021 को जारी की गई है। टॉप में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में टॉप किया है 2021 में वो नॉर्वे के द्वारा किया गया है। अंतिम स्थान पर रहा है, इस देश का नाम है इरिट्रिया है, अंतिम स्थान पर रहा है। 142वें स्थान पर है भारत की प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 की बात करें तो भारत 84वें स्थान पर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक है 84। फर्स्ट स्थान पर बहुत बार एग्जाम सवाल है तो जापान है, दोबारा टॉप किया है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में। जापान फर्स्ट स्थान पर, उसके बाद सिंगापुर थर्ड स्थान पर, दो देश है जर्मनी और दक्षिण कोरिया। समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में, ठीक है, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक रही है वो 49वीं रही है। WEF के द्वारा जारी जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में भारत है वो 140वें स्थान पर रहा है। जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में 140वें स्थान पर जो WEF के द्वारा जारी किया गया है। 23 मार्च 2021 को जारी नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स है। इसमें भारत की रैंक रही है वो 53 वैश्विक अर्थव्यवस्था में 40वें स्थान पर इंडिया रहा है। IP अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक 40वीं रही है। ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स 2021 में भारत 56वें स्थान पर। ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020 में भारत दूसरे स्थान पर। नगर प्रदर्शन सूचकांक 2020 में टॉप किया है वो इंदौर ने किया है और NDMC ये टॉप किया है, दोनों ने नगर प्रदर्शन सूचकांक 2020 में। नेक्स्ट बात करें यूनेप फूड वेस्ट इंडेक्स 2021 की, तो भारत में घरेलू खाद्य अपशिष्ट का अनुमान 50 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष या फिर कह सकते हो 6,87,60,163 टन प्रति वर्ष है। ये भारत में घरेलू खाद्य अपशिष्ट का अनुमान है, 50 किलोग्राम प्रति व्यक्ति कह सकते हो या फिर इतने टन प्रति वर्ष है वो वेस्ट होता है, खाद्य अपशिष्ट रहता है, इसका आइडिया है। ये यूनेप का फूड वेस्ट इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट है। 2019 में वैश्विक स्तर पर 931 मिलियन टन से अधिक भोजन है वो बर्बाद हो गया है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि वर्ष 2019 में खाने के लिए उपलब्ध भोजन का 17% जिसमें घरों में 11 और खाद्य सेवा में 5% और खुदरा क्षेत्र में 2% है। उन्हीं टोटल जो भी खाने के लिए उपलब्ध भोजन है उसका 17% है वो बर्बाद हो गया। लगभग 69 करोड़ लोगों को खाली पेट सोना पड़ा है। ये रिपोर्ट है यूनेप की और फूड वेस्ट इंडेक्स 2021 की। नेक्स्ट देखते हैं भारत ने भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में कौन सा स्थान हासिल किया है, तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत की रैंक रही है 86 रैंक रही है। जर्मन वाच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक 7वीं रही है। जर्मन वाच का ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंक 7वीं। भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में इंडिया की रैंक 10वीं रही है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2021 में मुकेश अंबानी है, इनकी रैंक 12वें स्थान पर ये रहे हैं। ब्लूमबर्ग के बिलियनियर्स इंडेक्स 2021 में मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत 111वें स्थान पर रहा और मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पर रहा है न्यूजीलैंड और इंडिया की रैंक रही है 111वीं। आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देशों की सूची में वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020 में इंडिया की रैंक रही वो 8वीं रही है।
तो ये आपको याद रखना है। आतंकवाद से जो ये इंडेक्स है, आतंकवाद सूचकांक, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक है, ये किस पर डिफाइन है, यानी आतंकवाद से सबसे अधिक कौन से देश प्रभावित हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग रैंक में। यदि अफगानिस्तान की बात करूं तो सबसे अधिक आतंकवाद से प्रभावित होने वाला देश है, इसलिए इस रैंक में पहले स्थान पर है। इंडिया है वो 8वें स्थान पर है। तो आतंकवाद से सबसे कम प्रभावित देश कौन सा, वो है कतर देश है। अगला देखते हैं एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत है वो चौथा सबसे शक्तिशाली देश है पावर इंडेक्स 2020 में। विश्व बैंक की मानव पूंजी सूचकांक है, ये कैपिटल वाला मानव पूंजी सूचकांक 2020 में इंडिया की रैंक रही है 116वीं रैंक है पूंजी सूचकांक 2020 में। आईएमडी का ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में फर्स्ट स्थान पर सिंगापुर रहा है। इंडिया की बात करें कौन सी सिटी है ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में टॉप किया है, तो भारत की हैदराबाद सिटी है जो कि टॉप इंडियन सिटीज में आती है। ये ग्लोबली 85th रैंक पर रही है और भारत में ये टॉप हो जाएगी और विश्व में 85वें स्थान पर है ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स जो कि आईएमडी के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें फर्स्ट है वो सिंगापुर है। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 की बात करें फर्स्ट सिंगापुर है और भारत यहां पर आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में एशिया पैसिफिक कंट्रीज में 26वें स्थान पर आउट ऑफ 40 देशों में से। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत था 105वें स्थान पर। नेक्स्ट बात करूं किस संगठन ने वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 वार्षिक रिपोर्ट है ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 के एनुअल रिपोर्ट है वो जारी की है। तो ये रिपोर्ट दोस्तों जारी की गई है हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा। सीजीएल 2021 में सवाल आया है। एक इंपोर्टेंट इंडेक्स की बात करूं तो इंडिया का फर्स्ट बुलियन इंडेक्स है जिसका नाम है बुलडेक्स। ये किसने जारी किया है, तो बुलडेक्स है, ये एमसीएक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। एथिकल रिलीजन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, अब बुक्स और ऑथर जो इंपोर्टेंट ऑथर हैं जहां से अक्सर एग्जाम में सवाल आ ही जाते हैं उन सभी की पुस्तकें देखने वाले हैं। एथिकल रिलीजन पुस्तक है, ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखित है। सेम सवाल सीजीएल 2021 में आया हुआ है। एथिकल रिलीजन बुक्स है महात्मा गांधी के द्वारा लिखित है। महात्मा गांधी की प्रमुख पुस्तकें में एक तो उनके जो ऑटोबायोग्राफी है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है, 1927 में ये इनकी ऑटोग्राफी आई थी, ऑटोबायोग्राफी है जो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखित है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। हिंद स्वराज या फिर इंडियन होम रूल की बात करें तो 1909 में प्रकाशित हुई थी, ये भी महात्मा गांधी की पुस्तकें हैं। सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका है और ट्रूथ इज गॉड ट्रस्टीशिप, ये सभी महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखित पुस्तकें हैं। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखित पुस्तक की बात करूं, यहां से भी एग्जाम में सवाल आता है। सामाजिक समरसता सोशल हार्मोनी कह सकते हो, एग्जाम वॉरियर्स, ज्योतिपुंज, प्रेम तीर्थ, अवार्ड ऑफ लव है, ये आपके सीएचएसएल या फिर सीजीएल 2021 में, शायद आपके सीएचएसएल 2021 में ये सेम सवाल आया था। अवार्ड ऑफ लव है, प्रेम तीर्थ हो गया। साक्षी भाव भी मोदी जी के द्वारा लिखित है। डिवाइन इंडिया नरेंद्र मोदी जी ने। आपातकाल में गुजरात, सेतु बंद राजा भाई नेने और नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित। श्री गुरुजी एक स्वयं सेवक है। संघ योगी वकील साहिब, लक्ष्मण राव ये ईमानदार, ये भी मोदी जी के द्वारा लिखित हैं। आंख ये धन्य छे, ये भी नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित है। एडुकेशन इज एम्पावरमेंट और भाव यात्रा, ये सभी बुक्स आप देख रहे हो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखित पुस्तकें हैं जहां से एग्जाम में सवाल आ जाते हैं। चेतन भगत वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। एसएससी सीजीएल में यहां से एक सवाल आया था, वो मैं बता देता हूं। चेतन भगत की पुस्तक थी, वो थी आपकी, नहीं सीजीएल में द इंग्लिश टीचर का था, वो आर के नारायण की थी, वो आगे कवर करने वाले हैं। बाकी चेतन भगत की एग्जाम में प्रीवियस बहुत से एग्जाम में सवाल पूछा हुआ है। इंडिया पॉजिटिव है 2019 में प्रकाशित हुई थी, चेतन भगत की पुस्तक है। द गर्ल इन रूम 105, वन इंडियन गर्ल्स, मेकिंग इंडिया ऑसम, हाफ गर्लफ्रेंड, व्हाट यंग इंडिया वांट्स, साथ ही साथ रेवोल्यूशन 2022, स्टेट द स्टोरी ऑफ माई मैरिज, द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, वन नाइट एट द राइट कॉल सेंटर और 5 पॉइंट समवन, ये सभी चेतन भगत के द्वारा लिखित पुस्तकें हैं। शशि थरूर के द्वारा लिखित पुस्तक की बात करें, द हिंदू वे एन इंट्रोडक्शन टू हिंदुइज्म, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर है, एसएससी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है अभी 2021 में, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, व्हाई आई एम ए हिंदू हो गया, ये सभी शशि थरूर के द्वारा लिखित है। एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया है, वेरियस एग्जाम ये सवाल रिपीट हुआ था। इंडिया शास्त्र हो गया, इंडिया द फ्यूचर इज नाउ, बुकलेस इन बगदाद है, प्रीवियस एग्जाम आ चुका है। द $5 स्माइल, द एलिफेंट, द टाइगर एंड द शेर फोन, पैक्स इंडिका, इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू द मिलेनियम, रियॉट, शो बिजनेस, द ग्रेट इंडियन नोवेल, केरला गॉड्स ओवन कंट्री, द न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर एंड द इंडियन इंपेरेटिव और नोट्स फ्रॉम द हिंटरलैंड, ये सभी पुस्तकें हैं शशि थरूर के द्वारा लिखित, वेरी वेरी इंपोर्टेंट पुस्तकें हैं, सब याद कर लेना। सुधा मूर्ति के द्वारा लिखित पुस्तकें हैं वाइज एंड अदरवाइज, बहुत से एग्जाम आया हुआ है।
इसके अलावा महाश्वेता है, द बर्ड विद द गोल्डन विंग्स, द serpent's revenge हो गया, द डे आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क, द ओल्ड मैन एंड हिज गॉड, हाउस ऑफ कार्ड्स, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड एंड अदर स्टोरीज, डॉलर बाहू, द मैजिक ऑफ द लॉस्ट टेम्पल, द मदर आई नेवर नो, 3000 स्टिचेज, ये सभी पुस्तकें हैं। जेंटली फॉल्स द बाकुला और द मैन फ्रॉम द एग, ये आप पुस्तकें देख रहे हो, सुधा मूर्ति के द्वारा लिखित है। अरुंधति रॉय के द्वारा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है, अरुंधति रॉय की पुस्तक है, जो कि मैन बुकर प्राइज मिला था इस पुस्तक को 1997 में। द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस है, ये भी प्रीवियस एग्जाम आया हुआ है। द एल्जेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस है, अरुंधति रॉय के द्वारा। द हैंगिंग ऑफ अफजल गुरु, एन ऑर्डिनरी पर्सन्स गाइड टू एम्पायर, वॉकिंग विद द कॉमरेड्स है, प्रीवियस एग्जाम आ चुका है, वॉकिंग विद द कॉमरेड्स पुस्तक के लेखक अरुंधति रॉय का। फील्ड नोट्स ऑन डेमोक्रेसी, लिसनिंग टू ग्रास हॉपर्स, कैपिटलिज्म ए घोस्ट स्टोरी, वार टैंक, द एंड ऑफ इमेजिनेशन, ब्रोकन रिपब्लिक 3 ऐसे, पावर पॉलिटिक्स है, और द कॉस्ट ऑफ लिविंग, थिंग्स दैट कैन एंड कैन नॉट बी शेयर्ड, एजे एंड कन्वर्जेशन है। 13 दिसंबर ए रीडर, द स्ट्रेंज केस ऑफ द अटैक ऑन द इंडियन पार्लियामेंट। तो ये सभी पुस्तकें हैं अरुंधति रॉय के द्वारा लिखित। रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखित पुस्तकों में से लॉन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी है, लॉन फॉक्स डांसिंग है रस्किन बॉन्ड की। द रूम ऑन द रूफ, द ब्लू अम्ब्रेला, ए फ्लाइट ऑफ पिजन्स और ए हैंडफुल ऑफ नट्स, रस्टी द बॉय फ्रॉम द हिल्स हो गया, दिल्ली इज नॉट फार, एंग्री रिवर, रोड टू मैसूरी, लुकिंग फॉर द रेनबो, फॉलिंग इन लव अगेन, फनी साइड अप, डेथ अंडर द डिऑर्डर और लव एमंग द बुक शेल्व्स हो गया, और सुशनाज सेवंस हस्बैंड ए बुक ऑफ स्माइल लिविंग, ये सभी आप पुस्तकें देख पा रहे हो। ये किनके द्वारा लिखित है? तो ये हो जाएगी आपके रस्किन बॉन्ड के द्वारा प्रकाशित पुस्तकें। सलमान रश्दी की पुस्तकें हैं फुरी 2001 है, शालीमार द क्लाउन 2005 में प्रकाशित, द एंचेंट्रेंस ऑफ फ्लोरेंस हो गया, 2 years 8 months and 28 nights, द गोल्डन हाउस। और ये दोस्तों किशोर वाला है, ये आपके रेलवे एग्जाम में पूछे हुआ सवाल है। किशोर पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी है। ग्रिम्स हो गया, मिडनाइट चिल्ड्रन, शैम, द स्टेनिक वर्सेस और द मूर्स लास्ट सिंह और द ग्राउंड बेनेथ हर फीट और लूका एंड द फायर ऑफ लाइव है। ये सभी पुस्तकें जिसमें किशोर आ चुका है, किनके द्वारा? सलमान रश्दी के द्वारा लिखित है। कैलाश सत्यार्थी की पुस्तकों में एवरी चाइल्ड मैटर्स, बदलाव के बोल, विल फॉर चिल्ड्रन, आजाद बचपन की और कैलाश सत्यार्थी की पुस्तकें हैं। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखित पुस्तकें में द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया एन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड फ्रीडम है। ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू जी की। वर्ड्स ऑफ फ्रीडम, आइडियाज ऑफ ए नेशन, लेटर्स फॉर ए नेशन फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू टू हिज चीफ मिनिस्टर, लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर एंड ए बंच ऑफ और लेटर्स हैं। ये सभी जवाहरलाल नेहरू जी की पुस्तकें हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रमुख पुस्तकों की बात करें, जाति भेद का बीजनाश, जिसे जाति भेद का उच्छेद और एनहिलिस ऑफ कास्ट कहा जाता है इस पुस्तक का। बहिष्कृत भारत पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन, थॉट्स ऑन पाकिस्तान और संघ बनाम स्वतंत्रता, फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम, बुद्ध और कार्ल मार्क्स हो गई, ये भीमराव अंबेडकर जी की पुस्तकें हैं। बौद्ध धर्म और साम्यवाद हैं, भारत में जातियां, मूक नायक, ठीक है, रानाडे गांधी और जिन्ना, रुपए की समस्या, द प्रॉब्लम ऑफ रुपी, शूद्रों की खोज और हिंदुइज्म का दर्शन, गांधी और अछूत विमुक्ति, ये सभी भीमराव अंबेडकर जी की हैं। अब देख लेते हैं एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखित पुस्तकें कौन सी है। इंडिया 2020 विजन फॉर द न्यू मिलेनियम है, एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक। अग्नि की उड़ान, विंग्स ऑफ फायर भी ऑटोबायोग्राफी है एपीजे अब्दुल कलाम की, ठीक है। इग्नाइटेड माइंड्स है, प्रज्वलित दिमाग कह सकते हो हिंदी में। साथ ही साथ द ल्यूमिनियस स्पार्क्स, गाइडिंग सोल्स और स्पिरिट ऑफ इंडिया है। मिशन ऑफ इंडिया ए विजन ऑफ इंडियन यूथ है। टारगेट 3 बिलियन हो गया। फेलियर टू सक्सेस, लेजेंडरी लाइव्स, यू आर बॉर्न टू ब्लॉसम हो गया। टेक माई जर्नी बियॉन्ड है, प्रीवियस एग्जाम आ चुका है। मैनिफेस्टो फॉर चेंज और फॉर्ज योर फ्यूचर, कैंडिड फोर्टनाइट, इंस्पायरिंग हो गया। साथ ही साथ बियॉन्ड 2020 विजन फॉर टमारो इंडिया, द फैमिली एंड द नेशन और ट्रांसेंडेंस माई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, कोतरिन के अरुण तिवारी हैं। ये सभी पुस्तकें हैं, ये एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखित है। अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखित पुस्तकों में द इमोर्टल ऑफ मेहलुआ हो गया, प्रीवियस एग्जाम आ चुका है। द सीक्रेट ऑफ द नागाज, सीता वॉरियर्स ऑफ द मिथिला, राम इक्ष्वाकु का वंशज, द ओथ ऑफ द वायुपुत्र, रावण एनिमी ऑफ आर्यवर्त है, अमीश त्रिपाठी की है। इमोर्टल इंडिया, विक्रम सेठ के द्वारा लिखित पुस्तकों में ए सूटेबल बॉय, द गोल्डन गेट एंड इक्वल म्यूजिक फ्रॉम हेवन लैक, ए सूटेबल गर्ल्स है, ये प्रीवियस एग्जाम आ चुका है। विक्रम सेठ के द्वारा लिखित है सूटेबल गर्ल्स। टू लाइव्स ए मेमोयर,
ऑक्सटेल्स फायर, एड सूत्र और एरियन एंड द डॉल्फिन हैं। ये सभी पुस्तकें हैं विक्रम शेठ के द्वारा लिखित हैं। नेक्स्ट देखते हैं आर के नारायण के द्वारा लिखित है, वेरियस एग्जाम पूछा जाता है। मालगुडी डेज है, बैचलर ऑफ आर्ट्स प्रीवियस एग्जाम दोनों ही आ चुके हैं। द गाइड है, द महाभारत शॉर्ट एंड मॉडर्न, स्वामी एंड फ्रेंड आ चुका है एग्जाम में। द पेंटर ऑफ साइंस है, ये भी आर के नारायण के द्वारा। द इंग्लिश टीचर है, अभी सीजन में आया था। वेंडर्स ऑफ स्वीट्स है, द ग्रैंड मदर्स टेल एंड सिलेक्टेड स्टोरी है, आर के नारायण की पुस्तकें। नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखित पुस्तकों में लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, कन्वर्जेशन विद माई सेल्फ है, नो इजी वॉक टू फ्रीडम है, इन हिज ओवन वर्ड्स, मंडेला एंड इलस्ट्रेटेड ऑटोबायोग्राफी है, मंडेला एक सचित्र आत्मकथा, स्ट्रगल इज माई लाइफ है, ये भी नेल्सन मंडेला की है। और ए प्रिजनर इन द गार्डन, फोटोज लेटर एंड नोट्स। अब सवाल देख लेते हैं जो कि स्पेशल ओलंपिक्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि लवलीना बारगोयन है जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में ये कांस्य पदक जीता था बॉक्सिंग में, तो वो किस भार वर्ग से जीता है ये आपको याद रखना है। 69 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने कांस्य पदक जीता है, बॉक्सिंग में जीता है। ये भी स्पोर्ट कौन सा याद रखना, बाकी ओलंपिक के सारे मैं आपको बताने वाला हूं, फैक्ट बने रहेगा वीडियो में। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है कर्णम मलेश्वरी है। वेट लिफ्टिंग में इन्होंने जीता था, एग्जाम आ जाए कर्णम मलेश्वरी ने किसमें ये मेडल जीता, तो वेट लिफ्टिंग में। यदि पूछ ले कि वेट लिफ्टिंग में कर्णम मलेश्वरी ने कौन से भार वर्ग में जीता है, तो इन्होंने भी 69 किलोग्राम भार वर्ग में 2000 के सिडनी ओलंपिक में ये ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान, रेसलिंग में जो सबसे पहले ओलंपिक महिला ने जीता है वो दोस्तों साक्षी मलिक ने जीता है। 2016 के रियो डी जेनेरियो में ब्रॉन्ज मेडल जीता था साक्षी मलिक ने। ओलंपिक में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय एथलेटिक्स है नीरज चोपड़ा है ओलंपिक में पदक जीतने वाले। वैसे इनसे पहले नॉर्मन पिर्जार्ड ने जीता, लेकिन वो एंग्लो इंडियन थे, इन्होंने 2 सिल्वर मेडल जीते थे शुरुआत में ही। 1900 में 2 ओलंपिक हुआ था। 2020 के टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में 87.58 मीटर है, याद रख लेना, ये जरूर एग्जाम में आ सकता है। 87.58 मीटर का थ्रो किया था जेवलिन का, और ओलंपिक इतिहास में पहली बार एथलेटिक्स में ये पदक जीता है इन्होंने भारत की ओर से। व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में प्रथम गोल्ड आया था वो अभिनव बिंद्रा का आया था। इंडिविजुअल में पहला गोल्ड है, वैसे उनसे पहले हॉकी में आया था, लेकिन इंडिविजुअल की बात करें तो अभिनव बिंद्रा ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड जीता था। ओलंपिक में भारत का पहला व्यक्तिगत पदक है, गोल्ड की बात ना करके पहला कोई भी ओलंपिक में इंडिविजुअल पदक की बात करूं, वैसे इनसे पहले हॉकी में आया, लेकिन इंडिविजुअल की बात में हेलेंस्की ओलंपिक 1952 में हुआ था। इसमें जब खशराबाद दादा साहेब जादव ने फ्री स्टाइल कुश्ती में क्या जीत लिया था, कांस्य पदक है, तो खशराबाद दादा साहेब जादव है ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय। भारत ने लंदन ओलंपिक में वैसे सबसे बेस्ट प्रदर्शन किया था, लेकिन अब की बार टोक्यो ओलंपिक में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन ला है ओलंपिक इतिहास में। तो किसी भी ओलंपिक में भारत के सबसे अधिक मेडल के अनुसार टोक्यो ओलंपिक 2020 में इंडिया के मेडल आए हैं, टोटल 7 मेडल है। इससे पहले 2012 में 6 मेडल थे। इन 7 में से 1 गोल्ड नीरज चोपड़ा का, 2 सिल्वर है, 4 कांस्य हैं, तो 1 2 का 4, यानी 1 है, 1 का 2 गुना करेंगे तो 2, 2 का 2 गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 कांस्य, टोटल 7 मेडल इंडिया ने जीते हैं, जो कि अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है टोक्यो ओलंपिक 2020 का। व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में 1 से अधिक मेडल जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है, इंडिविजुअल में 1 से अधिक पदक जीते हैं, तो सबसे पहले सुशील कुमार का नाम आता है। रेसलिंग में इन्होंने 2008 में चीन में कांस्य जीता है, 2012 में यूके में सिल्वर, यानी 2 मेडल है इनके ओलंपिक में। बाकी अब की बार पीवी सिंधु ने 2020 में कांस्य पदक जीत लिया, और इनसे पहले 2016 में इन्होंने सिल्वर जीता था। तो बैडमिंटन से है पीवी सिंधु, इनके भी 2 मेडल हैं, 1 से अधिक प्रतिस्पर्धा या फिर 1 से अधिक मेडल जीतने वाले जो भारतीय खिलाड़ी हैं। भारतीय हॉकी टीम ने लगातार 6 ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते हैं। तो हॉकी में भारत की लगातार 6 गोल्ड मेडल आए थे 1928 से 1956 के मध्य ओलंपिक जो हुए हैं। 2020 तक भारत के ओलंपिक में कुल मेडल कितने हैं, 2020 तक भारत के ओलंपिक में टोटल मेडल हो जाते हैं वो 35 हो जाते हैं, 28 नहीं। ये डाटा टोक्यो ओलंपिक से पहले का है, क्योंकि इनसे पहले भी एग्जाम इस टाइप से सवाल आए थे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी अब तक टोक्यो ओलंपिक होने के बाद भारत के 2021 तक टोटल ओलंपिक में मेडल है वो 35 मेडल है, जिसमें 10 गोल्ड हैं, 9 सिल्वर हैं, 16 ब्रॉन्ज। कितने, 10 गोल्ड, 9 सिल्वर, 16 ब्रॉन्ज। इंडिया के टोटल 35 मेडल हैं। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की जो मेडल थे वो 7 मेडल थे। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के टोटल 7 तो मेडल थे, लेकिन भारत की स्थिति क्या रही है, कौन से रैंक पर रहा है,
तो इंडिया की रैंक रही है टोक्यो ओलंपिक 2020 में वो 48th रैंक रही है। कौन सी? 48वें स्थान पर इंडिया रहा है। और बात करूं टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 की, तो पैरा ओलंपिक में 48 का हाफ कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपकी 24वें स्थान पर इंडिया की टीम रही है। ओलंपिक में टोक्यो ओलंपिक 2020 में टॉप किया था यूएस ने और पैरा ओलंपिक में किया है चाइना ने। इनसे संबंधित टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2020 से पीडीएफ पूरी एक्स्ट्रा फैक्ट सहित पड़ी हुई, जिसमें सारे इंपोर्टेंट फैक्ट एग्जाम उनसे सवाल बाहर नहीं जाएगी, सवाल पूछे जाता है। तो टेलीग्राम चैनल से कवर कर सकते हो या फिर यूट्यूब में सर्च कीजिएगा टोक्यो ओलंपिक टॉप ट्रेंडिंग जीके और टोक्यो पैरा ओलंपिक टॉप ट्रेंडिंग जीके, दोनों के अलग से वीडियो मिल जाएगा। इंडिविजुअल एक एक घंटे के वीडियो है, जरूर देख लेना, एग्जाम आपको फायदा हो जाएगा। बाकी यहाँ पर मैंने थोड़ी शॉर्ट में नोट्स तैयार किए हैं जो ओलंपिक के हैं, जैसे कि भारतीय हॉकी ने 6 लगातार ओलंपिक में गोल्ड जीते हैं। 2020 तक भारत के ये आपकी 35 मेडल हो जाते हैं और टोक्यो ओलंपिक 2020 तक भारतीय मेडल की पूरी लिस्ट में आपको बताने वाला हूं। इससे पहले एक करंट अफेयर्स है कि मई 2020 में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष जो नरेंद्र बत्रा है, उनको ओलंपिक चैनल का कमीशन का सदस्य है वो चुना गया है। और बात करूं यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक की बात कर लेते हैं, उनसे पहले कुछ ओलंपिक के फैक्ट, जैसे शुरुआत कब हुई ओलंपिक की, तो पहला ओलंपिक हुआ था आधुनिक ओलंपिक 1896 में एथेंस में हुआ था। समर ओलंपिक में सर्वाधिक मेडल विजेता खिलाड़ी है वो दोस्तों माइकल फ्लैप्स हैं। तो माइकल फ्लैप्स हैं, ये समर ओलंपिक में इनके नाम सबसे अधिक मेडल हैं। ये अकेले इंडिविजुअल माइकल फ्लैप्स के नाम 23 गोल्ड 3 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज यानी 28 मेडल ये जीत चुके हैं। स्विमिंग में ये इनका स्पोर्ट है। 2004 से 2016 तक ये एक्टिव थे, तब तक ये इन्होंने भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था, अब की बार नहीं किया। सेकंड यहाँ पर लारिसा लतानिया है, सोवियत यूनियन से हैं, जिम्नास्टिक से इनके 18 मेडल हैं ओलंपिक में, सर्वाधिक सेकंड के केस में। विंटर ओलंपिक में सर्वाधिक मेडल विजेता है वो मेरिट बेजोरजन है, नॉर्वे से है। क्रॉस कंट्री स्कीइंग में इनमें सबसे अधिक मेडल है। ग्रीष्मकालीन खेलों के लिए पहला ओलंपिक मशाल रैली 1936 में शुरुआत हुई थी मशाल रैली की, और विंटर गेम्स से फर्स्ट टॉर्च रैली हुई थी वो 1952 के गेम्स में हुई थी, ओस्लो में जो हुआ था। भारत ने पहली बार 1900 में ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। 1896 से शुरुआत हुई थी, भारत ने पहली बार, वो भी एंग्लो इंडियन ने लिया था 1900 में, जो नॉर्मन पिर्जार्ड ने। बाकी जो टीम भेजी थी भारत ने पहली बार 1920 की ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भेजी थी। और इंडिया का फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड आया है वो नीदरलैंड ओलंपिक हुआ था 1928 के एम्स्टरडम में, फील्ड हॉकी में गोल्ड जीता था। पूरी लिस्ट ही देख लेते हैं ओलंपिक में जो भी भारतीय मेडल विजेता है, इनमें आपको याद रखना है नॉर्मन पिर्जार्ड है, एंग्लो इंडियन है, इन्होंने जीता। पुरुष हॉकी टीम ने उसके बाद शुरुआत में 1928 में जीता था मेडल, यानी पहला ही मेडल एंग्लो इंडियन को छोड़ा तो पुरुष हॉकी टीम का आया है। फिर लगातार इनके गोल्ड ही आए हैं पुरुष हॉकी टीम के 1932 में, 36 में, 48 में, 52 में। और उसके बाद पहला इंडिविजुअल आ गया था, मैंने बताया खशाबा दादा साहेब जादव का आया था, रेसलिंग में कांस्य पदक जीता था 1952 के फिनलैंड में जो ओलंपिक हुआ था। फिर दोबारा पुरुष हॉकी टीम ने यहाँ पर मेडल की शुरुआत कर दी है। फील्ड हॉकी में गोल्ड जीता 1956 में, फिर सिल्वर जीता, उसके बाद गोल्ड 1964 में, 68 में मैक्सिको में कांस्य, फिर 1972 में जर्मनी में जीता था फील्ड हॉकी में कांस्य पदक है। इस प्रकार ये सभी फील्ड हॉकी के पुरुष हॉकी टीम के गेम्स में 1980 में रशिया में जो हुआ था गोल्ड जीता था फील्ड हॉकी में। फिर नेक्स्ट यहाँ पर लिएंडर पेस ने टेनिस में जीता था कांस्य पदक 1996 की यूएस ओलंपिक में। राज्यवर्धन सिंह राठौर शूटिंग में जीत चुके हैं, किस स्पोर्ट से जीते हैं, ये भी सिल्वर जीता 2004 की ग्रीष्म ओलंपिक में। अभिनव बिंद्रा शूटिंग से गोल्ड जीते हैं 2008 की चीन ओलंपिक में। विजेंद्र सिंह बॉक्सिंग से जीते हैं ब्रॉन्ज 2008 में। और सुशील कुमार है, देखिए ये आप देख रहे हो सबसे पहले मेंस के हैं, तो विमेन यहाँ पर इंक्लूड मैं लास्ट में कर रहा हूँ, विमेन ने जो भी जीते हैं तो आप कहेंगे विमेन कहाँ चली गई, 2008 में उन्होंने भी जीता होगा। सुशील कुमार हो गए, उनके बाद विजय कुमार ने जीता है, सुशील कुमार ने 2 बार जीता है, जैसे कि 2008 की चाइना में, और सुशील ने 2012 की यूके में भी कुश्ती में जीता था सिल्वर। विजय कुमार ने शूटिंग में जीता सिल्वर 2012 यूके में, और 2012 यूके में कांस्य जीता है शूटिंग में। गगन नारंग ने ब्रॉन्ज जीता है, देखिए कौन से भार वर्ग में, जैसे योगेश्वर दत्त ने 2012 की यूके में ब्रॉन्ज जीता, वो किस भार वर्ग में, 60 किलोग्राम। पुरुष हॉकी टीम ने फिर यहाँ पर 2020 के टोक्यो ओलंपिक में दोबारा शुरुआत कर दी है मेडल की, ब्रॉन्ज मेडल के साथ में। बजरंग पूनिया है, ये सभी टोक्यो के देख लेते हैं। सबसे पहले मेंस में बजरंग पूनिया टोक्यो ओलंपिक में पुरुष हॉकी का कांस्य आया है। उसके बाद बजरंग पूनिया ने कुश्ती में 65 किलोग्राम भार वर्ग याद रखना है। रवि कुमार दहिया का 57 किलोग्राम है, बजरंग पूनिया का 65 किलोग्राम है। टोक्यो में कांस्य जीता है। नीरज चोपड़ा भाला फेंक में गोल्ड जीता है, और रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक सिल्वर मेडल जीता है कुश्ती के 57 किलोग्राम भार वर्ग में। अब तक की महिला विजेता में सबसे पहले शुरुआत की थी महिलाओं में कर्णम मलेश्वरी ने वेट लिफ्टिंग के 69 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता था 2000 के ऑस्ट्रेलिया में जो ओलंपिक हुआ था। मैरी कॉम ने सेकंड यहाँ पर बॉक्सिंग में 48 और 51 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य जीता है 2012 की यूके में।
और फिर बात करूं, साइना नेहवाल में बैडमिंटन ने जीता है कांस्य पदक 2012 की यूके में। पीवी सिंधु ने ये 2016 के ब्राजील में जो ओलंपिक हुआ था सिल्वर मेडल जीता है बैडमिंटन में। साक्षी मलिक के कुश्ती के 58 किलोग्राम भार वर्ग याद रखना है, कांस्य पदक जीता है 2016 के ब्राजील में। और 2020 में 3 विमेन ने यहाँ पर मेडल जीते हैं। एक तो वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम भार वर्ग में, याद रखना है, मीराबाई चानू का सिल्वर मेडल जीता 2020 की टोक्यो ओलंपिक में। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में जीता है कांस्य पदक 2020 में। और लवलीना बोरगोहेन ने 69 किलोग्राम भार वर्ग में बॉक्सिंग में कांस्य जीता 2020 के टोक्यो ओलंपिक में। एग्जाम में यहां से टीचर्स ने बहुत बार एनटीपीसी में सवाल रिपीट किया था कि सबसे अधिक मेडल है किस स्पोर्ट में है, तो ओलंपिक में। और फील्ड हॉकी में अब तक के भारत के 12 मेडल हैं, जिसमें से 8 गोल्ड, 1 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज मेडल है। सर्वाधिक मेडल फील्ड हॉकी में 8 गोल्ड है, 1 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज, यानी 12 मेडल है हॉकी में। तो हॉकी की पूरी यहाँ पर इंडिया ने 12 ही बजा दी, मेडल पे मेडल, मेडल पे मेडल। तो 12 मेडल भारत की फील्ड हॉकी में, 8, 1, 3। शूटिंग में भारत के 4 मेडल हैं। एग्जाम में सवाल आता है शूटिंग में भारत की कितने, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज, यानी 4 मेडल। एथलेटिक्स में भारत का 1 गोल्ड, 2 सिल्वर है, ठीक है। और रेसलिंग में भारत के यहाँ पर 2 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज, यानी 7 मेडल है। बैडमिंटन में भारत के 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज, 3 मेडल। बॉक्सिंग में 3 ब्रॉन्ज, टेनिस में 1 ब्रॉन्ज, वेट लिफ्टिंग में 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज, 2 मेडल। तो सर्वाधिक मेडल है भारत की हॉकी में है। हॉकी के बाद सर्वाधिक पूछे तो वो कुश्ती में, रेसलिंग में जो 7 मेडल है इंडिया की। और अब तक है वो 35 मेडल हो चुके हैं, जिसमें 16 ब्रॉन्ज है, 9 गोल्ड है, 9 सिल्वर है, 10 गोल्ड है। 10 के बाद 1 कम कर दीजिए सिल्वर में, 9, उसके बाद बढ़ा दीजिए ब्रॉन्ज में, 16 कर दीजिएगा और 35 मेडल हो जाते हैं। अब देखिए जो भारतीय क्रिकेट टीम है, भारतीय हॉकी टीम है और भारतीय आपकी फुटबॉल टीम है, इनके कोच कौन है, कप्तान कौन है, और ये एग्जाम में सवाल जरूर पूछा जाता है। जैसे कि सीजीएल में भी आया था, सीएचएसएल में भी प्रीवियस एग्जाम, एनटीपीसी वगैरह में बार बार आ रहे हैं। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान है विराट कोहली। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच है रवि शास्त्री। इंडिया की वुमेन नेशनल क्रिकेट टीम है, इनमें टेस्ट और ओडीआई की कप्तान तो मिताली राज और T20 की कप्तान है हरमनप्रीत कौर। और कोच कौन है इंडियन वुमेन नेशनल क्रिकेट टीम के, रमेश पवार, याद रखना है, प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुआ है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन है, ग्राम रेड हो जाएंगे। पुरुष हॉकी टीम में कोच ग्राम रेड है। और भारत की पुरुष जो नेशनल फील्ड हॉकी टीम के कप्तान है मनप्रीत सिंह, याद रखना है। इंडिया की वुमेन नेशनल फील्ड हॉकी टीम के कप्तान है रानी रामपाल। इंडिया की जो नेशनल फुटबॉल टीम है, इनके हेड कोच है इगोर स्टीमैक और कैप्टन है सुनील छेत्री हो जाएंगे इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के। अब कुछ बेसिक शॉर्टकट है, एससी एग्जाम अब कंप्यूटर से सवाल पूछ रहा है, 1-2 सवाल जरूर आ रहे हैं प्रत्येक सेट में। सीजीएल में भी आए थे और सीएचएस में भी आए थे। इस प्रकार एसएससी के एग्जाम में ये कंप्यूटर आपका जरूर कवर करना होगा। इसमें स्पेशली यहाँ पर मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, बाकी कंप्यूटर से रिलेटेड अलग से वीडियो बनाए वो आप चेक कर सकते हो। कंप्यूटर इंपोर्टेंट शॉर्टकट है जिसमें सारी इंपोर्टेंट है। अब मैं बेसिक आपको कवर कर देता हूँ शॉर्ट में वीडियो, इसलिए Alt+ टैब है, ये स्विच बिटवीन 2 ओपन एप्लीकेशन है। 2 ओपन एप्लीकेशन को आपको स्विच करना है, एक से दूसरे में जाना है, तो आप क्या करेंगे, अल्ट और टैब की है, दोनों का कंबाइनेशन काम आएगा। अल्ट शिफ्ट डिलीट का क्या कार्य रहता है, ये आपका स्विच बैकग्राउंड बिटवीन ओपन एप्लीकेशन है, ठीक है। ये बैकवर्ड्स है, ठीक है, पीछे जाने के लिए। जो भी आपके ओपन 1, 2, 3 जितनी भी ओपन एप्लीकेशन है, आपको पीछे वाले में मूव करना है, स्विच बैकवर्ड्स बिटवीन ओपन एप्लीकेशन में। तो अल्ट टैब के साथ साथ आपको शिफ्ट भी प्रेस करना पड़ेगा। अल्ट टैब में वैसे आगे जाएगा और शिफ्ट करेंगे तो पीछे की ओर आप मूव कर जाएंगे, जो भी एप्लीकेशन में आपको जाना है। Alt+ F4 याद रखना है, जितने भी कोई भी ओपन प्रोग्राम है उसको क्लोज करना है, उस प्रोग्राम को हटाना है। जो क्रॉस आप करते हो ना, ये डायरेक्टली कमांड काम करेगा, Alt+ F4। Ctrl+ F4 है क्लोज विंडो इन प्रोग्राम है। कोई भी विंडो है किसी, देखिए ये तो पूरा प्रोग्राम क्लोज हो रहा है। यदि एक प्रोग्राम, जैसे मैंने कि क्रोम खोल दिया, क्रोम में अलग अलग ब्राउजर मेरे अलग अलग वेबसाइट खोल रखी है, तो कोई भी एक विंडो मेरे को क्लोज करनी है तो कंट्रोल के साथ में क्या करूंगा, F4 प्रेस करूंगा। Ctrl+Alt+Delete है, ये आपको ऑप्शन देता है, विभिन्न मेन्यू आएंगे, रिबूट का आएगा, साइन आउट का आएगा, शट डाउन का आएगा, टास्क मैनेजर का आएगा। इस प्रकार जो भी आपको कमांड काम में लेना, Ctrl+Alt+Delete कीजिएगा, आप रिबूट कर सकते हो, शट डाउन कर सकते हो डायरेक्टली कंप्यूटर को। Ctrl+Shift के साथ यदि ESC करते हो तो टास्क मैनेजर ओपन हो जाता है। Ctrl+Shift और ESC है। टास्क मैनेजर का मतलब है आपके कंप्यूटर में बहुत से प्रोग्राम है वो बैकवर्ड में भी चलते रहते हैं, और लेटेस्ट आपने जैसे कि क्रोम ओपन कर दिया, MS वर्ड ओपन कर दिया है, अदर आपने कोई भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ओपन कर रखा है, तो वो सारे सॉफ्टवेयर है वो टास्क मैनेजर में, आपने जैसे मोबाइल फोन में आप कैसे किस प्रकार रिमूव करते हो एप्लीकेशन जो ओपन होती है, वो सारा टास्क मैनेजर ही तो होता है। तो कंप्यूटर में वो आप देखने के लिए टास्क मैनेजर को Ctrl+Shift ESC प्रेस करेंगे। Ctrl ESC है,
स्टार्ट मेन्यू लेके आएगा, कंट्रोल प्लस ESC। अल्ट ESC है स्विच बिटवीन एप्लीकेशन और टास्क बार। जो भी नीचे टास्क बार होती है जिसमें ओपन एप्लीकेशन होता है, उन ओपन एप्लीकेशन टास्क बार में स्विच करने के लिए अल्ट के साथ ESC आप करेंगे। और अल्ट के साथ एंटर कर देते तो ओपन प्रॉपर्टीज विंडो ऑफ सिलेक्टेड आइकन और प्रोग्राम है। जो भी आपका प्रोग्राम है, विंडो है, उसमें आपको देखना है किस प्रकार का प्रोग्राम है, कैसा प्रोग्राम है, आपको पता ही नहीं, तो आप अल्ट एंटर करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी आपके सामने आ जाएगी। शिफ्ट के साथ F10 है, ये आपकी जो भी सिलेक्टेड आइटम आप करते हो, सेलेक्ट करते हो और शिफ्ट F10 कर देते हो तो राइट क्लिक का काम करेगा, शिफ्ट F10 है, ठीक है। शिफ्ट के साथ डिलीट करेंगे, कोई भी फाइल परमानेंटली डिलीट हो जाती है। वैसे आप डायरेक्ट डिलीट करते हो तो डिलीट वाली की जो आपके रिसाइकल बिन में फाइल चली जाती है, और परमानेंटली करना है उस फाइल को रिसाइकल बिन में भी डिलीट हो जाना ऑटोमेटिक, शिफ्ट के साथ डिलीट आप करेंगे। अल्ट के साथ F फाइल मेन्यू ऑप्शन ओपन होगा, करंट प्रोग्राम में फाइल मेन्यू खुलेगा F करने पर अल्ट के साथ। और मिनिमाइज करनी है, जितने भी आपके ओपन प्रोग्राम है, विंडो ओपन है, उनको आपको मिनिमाइज कर देना है, ओपन को बिल्कुल नीचे लेके आ जाना, मिनिमाइज दिखना भी नहीं चाहिए। उस केस में आप क्या करेंगे, एक तो विंडो की आती है, सबसे नीचे आपको मिलती है विंडो की, उसके साथ आप मिनिमाइज वाला M प्रेस करेंगे। मिनिमाइज करना है तो विंडो की के साथ M करेंगे। और आपके पीसी को लॉक करना है, उस केस में आप क्या करेंगे, विंडो की के साथ L प्रेस कर देंगे, लॉक हो जाएगी। और डिस्प्ले एंड हाइड द डेस्कटॉप को आपको हाइड करना है या फिर डिस्प्ले करना है तो विंडो की के साथ D करेंगे आप। विंडो की के साथ ऊपर वाली ये वाली एरो कर देते हो ना, वो आपके करंट जो भी प्रोग्राम है वो मिनिमाइज है, वो मैक्सिमाइज हो जाता है, और डाउन करने पर वो वापस मिनिमाइज हो जाता है करंट प्रोग्राम। विंडो की के साथ ये फंक्शन करना पड़ेगा। और विंडो की है उसके साथ यदि आप लेफ्ट वाली ये वाली एरो कर देते हो, मैक्सिमाइज द ऐप और डेस्कटॉप विंडो टू द लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन में, वो मैक्सिमाइज कर देगा, लेफ्ट साइड में पूरी स्क्रीन होती है इस साइड में वो लेके आ जाएगा। और राइट एरो करेंगे तो राइट साइड में मैक्सिमाइज कर देगा जो भी आपकी एप्लीकेशन ओपन है। विंडो की के साथ यदि आप स्पेस बार नीचे वाला स्पेस क्लिक कर देते हो विंडो की के साथ, तो स्विच इनपुट लैंग्वेज एंड कीबोर्ड लेआउट आ जाएगा। जो भी इनपुट लैंग्वेज आप एंटर कर रहे हो, चेंज करना या फिर कीबोर्ड का कैसा लेआउट है, वो विंडो की के साथ स्पेस बार करने पर आता है। और अल्ट के साथ स्पेस बार करेंगे तो शॉर्टकट मेन्यू ओपन हो जाएगा। जो भी एक्टिव विंडो है उनका शॉर्टकट मेन्यू आ जाएगा, अल्ट स्पेस बार। कंट्रोल D है, डिलीट द सिलेक्टेड आइटम एंड मूव इट द रिसाइकल बिन है, कंट्रोल D करेंगे, जो डिलीट का ही काम करता है कंट्रोल D एज ए, जो रिसाइकल बिन में चला जाता है। और शिफ्ट के साथ करेंगे तो परमानेंट डिलीट था, मैंने बताया था। कंट्रोल R रिफ्रेश है, जो F5 फंक्शन की भी रिफ्रेश का काम करती है। इसके ESC ये है स्टॉप का काम करती है, या फिर करंट कोई भी टास्क है उससे बाहर आने के लिए। तो और दोस्तों एक कंप्यूटर में आपने की देखी होगी, कंप्यूटर मतलब कीबोर्ड में PRTSCN, इसका क्या मतलब है, स्क्रीनशॉट, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ योर होल स्क्रीन एंड कॉपी इट टू द क्लिक बोर्ड। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए PRTSCN की रहती है और वो अपने आप कॉपी भी हो जाता है क्लिप बोर्ड में। अब 12 जो फंक्शन की है उनका क्या कार्य है, ये भी एग्जाम में सवाल आता है। देखिए F1 जो फंक्शन की है वो हेल्प स्क्रीन डिस्प्ले में लाएगा, ठीक है। F1 का कार्य क्या है, आपको कोई भी प्रोग्राम में हेल्प चाहिए तो डिस्प्ले हेल्प स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। ये एक हेल्प प्रोग्राम है यूनिवर्सल F1 फंक्शन की। और कोई भी आपको फाइल को रीनेम करना है, उस पर सिलेक्ट होने पर F2 करेंगे ना, वो फाइल सिलेक्टेड आइटम रीनेम हो जाएगा। तो F2 करने पर F3 है, सर्च टूल ओपन करेगा, कोई भी आपको सर्च करना है F3 कीजिएगा, ओपन सर्च टूल हो जाएगा। F4 स्पेशली इंटरनेट ब्राउजर रहता है ना, इंटरनेट एक्सप्लोरर, इसमें F4 का कार्य रहता है। यदि आप F4 प्रेस कर देते हो तो F4 क्या करेगा, ओपन और क्लोज द एड्रेस बार, ठीक है। F4 है, जो भी एड्रेस बार है उसको ओपन और क्लोज करने का कार्य करेगा। F5 मैंने बताया तो ऊपर रिफ्रेश करने का कार्य F5 करता है। F6 है, साइकिल थ्रू स्क्रीन एलिमेंट इन ए विंडो और द डेस्कटॉप हो जाएगा। मतलब क्या है, मूव द कर्सर टू द एड्रेस बार। देखिए साइकिल थ्रू है, आपके कोई भी विंडो ओपन है, अलग अलग एलिमेंट है विंडो में, जैसे कहीं पर मेन्यू लिखा हुआ है, कोई भी प्रोग्राम डेस्कटॉप पर ओपन अलग अलग है ना, जहां पर अलग अलग आपको स्टार्ट लिखा हुआ है, कहां पर कहीं पर कुछ अलग प्रोग्राम है। आप क्या करें, डायरेक्टली माउस काम में नहीं लेना और एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में आपका कर्सर जाना चाहिए। तो एलिमेंट में स्विच करने के लिए F6 फंक्शन की कार्य करती है। प्रोग्राम स्पेलिंग चेक करने के लिए वेरियस एग्जाम में पूछा हुआ है। ग्रामर चेक करने के लिए F7 फंक्शन की। और बूट विंडो इनटू सेफ मोड में बूट करने के लिए F8 फंक्शन की। और रिफ्रेश डॉक्यूमेंट MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करने के लिए F9 हो जाएगा। या फिर ईमेल को सेंड और रिसीव करना है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में, वो भी F9 कार्य करेगा। F10 क्या करेगा, एक्टिव द मेन्यू बार इन द एक्टिव ऐप में मेन्यू बार को खोलने के लिए F10 है। F11 और 12 है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। F7 था, 11 है, 12 है, F1 F2 है, वो इंपॉर्टेंट थे, जो 5-6 यहाँ पर फंक्शन किए हैं। और F11 क्या करेगा, एग्जिट एंड एंटर फुल स्क्रीन मोड इन मॉडर्न इंटरनेट ब्राउजर है, उसमें फुल स्क्रीन मोड को एग्जिट करना है या फिर एंटर करना, तो F11 करेंगे। और सेव करना आपको F12 सेव एज का कार्य करना है।
कोई भी फाइल वगैरह को आपको कहां पर किस नाम से सेव करना है वो F12 करेंगे तो वो सेव एज का विंडो आ जाएगा। यदि कंट्रोल के साथ F12 करते हो तो एक डॉक्यूमेंट खुल जाता है, ओपन ए डॉक्यूमेंट इन वर्ड में कंट्रोल के साथ F12 करने पर, और जो कंट्रोल के शिफ्ट के साथ F12 करेगा तो वो आपके सेव करने का कार्य करेगा। प्रिंट के लिए कंट्रोल शिफ्ट F12 करेंगे तो वो कंट्रोल P प्रिंट वाला काम ही सेम कर देगा। अब आर्टिकल से बहुत से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, जो मुख्य 50 यहां पर मैं आर्टिकल से पूछे जाने वाले सवाल कवर करा रहा हूं, जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए सारे सवाल हैं। जैसे कि एग्जाम में सवाल पूछा हुआ है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 16 में है। लोक नियोजन के विषय में ये अवसर की क्षमता है, यानी कहीं पर भी रिक्रूटमेंट आ रही है सभी को अवसर की, यानी अवसर सभी के लिए खुले हुए, वो फॉर्म भर सकते हैं यदि वो योग्य हैं। ऐसा नहीं है कि स्पेशल व्यक्ति है वही उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो भी उसके लिए एलिजिबल है वो अवसर लोक नियोजन में नौकरी के लिए सभी के लिए अवसर की क्या है, क्षमता है, सभी को समान यहाँ पर अवसर मिलते हैं। आर्टिकल 16 में वो वर्णित रहता है, ठीक है। और आर्टिकल 14 वगैरह ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता है, सभी के लिए समानता है, कानून के लिए सभी समान है, विधि के समक्ष समानता आर्टिकल 14। आर्टिकल 15 कहता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद है वो नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 15। 16 ये हो गया। 17 है अस्पृश्यता का अंत है। 18 है उपाधि, टाइटल आप नहीं लगा सकते हो किसी के आगे पीछे, आर्टिकल 18 है उपाधियों का अंत है। समता या समानता का अधिकार है, ये अधिकार की बात कर रहे हैं तो समता या फिर समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 जो अपन ने ऊपर ये देखे हैं 14 से 18 समता या समानता के अधिकार के आर्टिकल है। आर्टिकल 19 से 22 वो स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 23 से 24 है शोषण के विरुद्ध अधिकार, याद रखना। धार्मिक स्वतंत्रता का है 25 से 28 है धार्मिक स्वतंत्रता का। संस्कृति और शिक्षा संबंधित है 29 और 30 हो जाएगा। संवैधानिक उपचार का अधिकार है आर्टिकल 32 में, जो संवैधानिक उपचार का अधिकार, रिट याचिका वगैरह। तो संपत्ति के अधिकार को वैसे 1978 में आपको पता होना चाहिए, 44वें संशोधन जो हुआ था 1978 में, पहले संपत्ति का अधिकार था उसको अब विधिक अधिकार बनाया गया है और आर्टिकल 300A में रखा गया है। अब देख लेते हैं आर्टिकल 19, जैसे मैंने बताया 19 से 22 वो स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 19 में भी ए से लेकर एफ तक है, एग्जाम में सवाल आ जाता है ए किस लिए, आर्टिकल 19A 19D क्या है, तो 19A है बोलने की आजादी, बी है सभा की आजादी, सी है संघ बनाने की आजादी, सी से संघ बनाइए, डी से पूरे देश में आने जाने की आजादी है, आप डॉन बन के घूमेंगे पूरे देश में आने जाने की आजादी, वो आर्टिकल 19D से है। आर्टिकल 19E से क्या, पूरे देश में बसने की आजादी, आप रह सकते हो, एंजॉय कर सकते हो पूरे देश में बसने की आजादी, आर्टिकल 19E में। और आर्टिकल 19G में क्या है, कोई भी व्यापार या जीविका की आजादी है, ठीक है, जीविका है, जी में जीविका या फिर व्यापार कर सकते हो, बिजनेस। आर्टिकल 19F में जैसे कि यहाँ पर ई के बाद डायरेक्ट क्या ले लिया मैंने, जी ले लिया, जो पहले एफ था जिसमें संपत्ति का अधिकार था 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत उसको हटाया गया, तो 19F भी ऑटोमेटिकली हट गया। अब राष्ट्रपति के अध्यादेश हैं, एक अस्थायी जो कानून बनाता है राष्ट्रपति, उस अध्यादेश को जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल में है, तो 1, 2, 3 याद रखना है। अध्यादेश आप जारी करेंगे तो टेम्परेरी 1, 2, 3 करके कर दीजिएगा। तो संसद के विश्रांति काल में यह अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति को शक्ति मिली हुई है। इस अध्यादेश को अगले सत्र में दोनों सदन हैं वो होंगे अगले सत्र में, तो वो पारित करना अनिवार्य है, अदरवाइज वो देखिए एग्जाम में पूछे हुआ सवाल है, राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी रहती है, तो अध्यादेश की अधिकतम वैधता है 6 महीने। अब कंफ्यूज करने के लिए 6 महीने, 6 दिन, 6 सप्ताह, 6 इस प्रकार कंफ्यूज ऑप्शन थे एक एग्जाम में, तो 6 महीने और 6 सप्ताह है, ठीक है, 6 महीने 6 सप्ताह है अध्यादेश जारी करने की अधिकतम अवधि रहती है। संसद के दोनों सत्र में होने के बाद एक अध्यादेश 6 सप्ताह के बाद समाप्त हो जाएगा, जब भी संसद के दोनों सत्र हो जाएंगे। अब देखते हैं संविधान की धारा 371A है, बहुत बार एग्जाम यहां से सवाल आ रहे हैं। संविधान की धारा 371A किस राज्य को विशेष अधिकार देती है, नागालैंड को देती है, 371A। अनुच्छेद 371 है वो महाराष्ट्र और गुजरात के दोनों राज्यों के राज्यपाल को विशेष अधिकार देता है कि महाराष्ट्र का विदर्भ है, मराठावाड़ा और गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में अलग एक विकास बोर्ड बना सकते हैं, 371 है। 371A नागालैंड। 371H ये आपके शायद अभी हाल ही एक एग्जाम में पूछा गया था, सीजीएल था, पता नहीं मैं भूल रहा हूँ सीजीएल या सीजीएल में, आर्टिकल 371H का था। और आर्टिकल 371B है वो असम से है, सी मणिपुर है, सीएम मणिपुर, डी आंध्र प्रदेश है। 371E है जो कि आंध्र प्रदेश में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना से है। 371F सिक्किम से, जी मिजोरम से, एच अरुणाचल प्रदेश से, आई गोवा। आर्टिकल 371J है वो कर्नाटक से है। राज्यपाल पद का सर्जन किस आर्टिकल के तहत है, तो राज्यपाल पद का सर्जन है, यानी देश के प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, आर्टिकल 153 में है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति 155 में है और राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित है, आर्टिकल 154 में है। राष्ट्रपति का अनुच्छेद है आर्टिकल 52 में,
राष्ट्रपति निर्वाचन, राष्ट्रपति पद है ना 52 है, जिस प्रकार उपराष्ट्रपति 63 है। ये एग्जाम में आ चुके हैं इस बार। राष्ट्रपति निर्वाचन आर्टिकल 54 में है। अब राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए यदि अपने पद का अतिक्रमण कर लेते हैं वायलेशन के केस में, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है आर्टिकल 61 में। अब 61 से याद आया मेरे को 161 वाला कौन सा है? राज्यपाल को समाधान की शक्ति। जिस प्रकार राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति रहती है वो 72 में, उसी प्रकार राज्यपाल को है वो 161 में, क्योंकि 61 है वो राष्ट्रपति का महाभियोग है, तो 161 है वो राज्यपाल को समाधान की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन किया जाता है? किस आर्टिकल के तहत संसद के द्वारा संविधान संशोधन है? वो आर्टिकल 368 में वर्णित है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना जो भी कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं अब तक कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद है? तो आप कहेंगे 395, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी भारतीय संविधान में। मूल रूप से अभी 12 अनुसूचियां और 25 भाग में विभाजित है। अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? पंचायतों से संबंधित है। भाग 9 आर्टिकल 243 है, पंचायत है, जिसमें 243 से 243 ओ तक है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन 1992 है ये पारित हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। इसलिए प्रतिवर्ष 2010 से पंचायत राज दिवस मनाना स्टार्ट किया गया है 24 अप्रैल को। राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति आर्टिकल 72 में, राज्यपाल को 161 में। अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को समाधान की शक्ति। भारत के संविधान का भाग जो 4 है इसमें आर्टिकल 43 ख किससे संबंधित है? ये प्रीवियस एग्जाम आया था। तो राज्य सहकारी समितियों के गठन, प्रबंधन, संपादन में तो सहकारी समितियों से आर्टिकल 43 ख और आर्टिकल 43 है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। और राज्य में ग्राम पंचायतों का संगठन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 40 में संगठन है, वो भी ग्राम पंचायतों का संगठन आर्टिकल 40 में हो जाएगा। और पंचायत का वर्णन मैंने ऊपर बताया, भाग 9 पंचायत का वर्णन 243 से 243 ओ तक है, और जिसमें ग्राम पंचायत की संगठन पूछे तो आर्टिकल 40 आपको करना होगा। और बाकी यहां पर बात हूं भारत का जो एक अनुच्छेद है पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार और वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु किस अनुच्छेद में वर्णित है? वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कीजिएगा। पर्यावरण की सुरक्षा है, सुधार है, वन और वन्य जीवों की सुरक्षा है आर्टिकल 48A में। किसमें? 48A में। वैसे 48 क्या है? आर्टिकल 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन है, कृषि पशुपालन 48 में, और 48A डायरेक्टली पर्यावरण से जुड़ जाता है। तो राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार और देश के वन और वन्य जीव की रक्षा करने का प्रयास करेगा, यह आर्टिकल 48A में वर्णित है। संविधान का जो 42वां संशोधन हुआ था 1976 में, उसके तहत आर्टिकल 48A को ऐड किया गया है, जिसमें वन और वन्य जीव की बात करें तो वन्य जीव और वन दोनों को संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 7वीं अनुसूची की संवर्ती सूची में रखा गया। वन वन्य जीव को संवर्ती सूची में रखा गया है। बताऊं मैं आपको, पर्यावरण जो अधिनियम है, जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? आप कहेंगे 1986 में हुआ था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में हुआ था, ये रीट में आया था आपकी बार। वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981। जल प्रदूषण अधिनियम है 1974 में। तो ये सभी अधिनियम है कब पारित हुए हैं? जल का याद रखना है 74, वायु का याद रखना है 81, वन्य जीव का 72 और पर्यावरण का 1986 याद रखना है। याद रखिएगा वायु का 81 है। नेक्स्ट देखते हैं, किन दो अनुच्छेदों ने न्यायिक पुनरीक्षा जुडिशियल रिव्यू को सर्वाधिक स्पष्ट किया है? आर्टिकल 32 और 226 से। इनके द्वारा राज्य जो उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को न्यायिक पुनर्अवलोकन की शक्ति दी गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को संविधान के अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत विशेष अधिकार है रिट जारी करने के। याद रखना है 226 से हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को है अनुच्छेद 32 के तहत जो पुनर्अवलोकन है संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार था ना, वही यहाँ पर रिट याचिका जारी करने का है। और बताऊं यहाँ पर आर्टिकल 372 भी कुछ इस टाइप से है, इसमें भारतीय संविधान के लागू होने से पूर्व बनाए गए किसी कानून की न्यायिक समीक्षा से संबंधित प्रावधान करता है। आर्टिकल 372 एक है। आर्टिकल 13 कहता है कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों से संबंधित किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो वो मान्य नहीं होगा कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन करे, आर्टिकल 13 कहता है। आर्टिकल 251 और 54 में क्या कहा गया कि संघ और राज्य कानून के बीच में असंगतता के केस में राज्य कानून है वो शून्य हो जाएगा, जिसमें संघ और राज्य कानून में विरोधाभास हो रहा है उस केस में आर्टिकल 251 और 54 कह रहा है कि वहां पर केंद्र का कानून कानून होगा। रिट का या फिर प्रादेश किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? रिट हो जाएगा आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 से वो हाई कोर्ट में है। 5 प्रकार से रिट जारी करते हैं, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, निषेधाज्ञा और अधिकार पृच्छा हो जाएगा। अवैध तरीके से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करने में कौन सी रिट लगाई जाती है? बंदी, प्रत्यक्षीकरण। 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा जब भी वो हिरासत में लिया है, जेल में है तो हेबियस कॉर्पस है उस समय रिट लगाती है, वो पेश नहीं करे 24 घंटे के भीतर तो 32 और 226 के तहत रिट लगा सकते हैं।
सकते हैं। राज्य में विधान परिषद किस अनुच्छेद में वर्णित है? विधान परिषद है 169 में, राज्य की विधान परिषद का गठन है 169 में। और आर्टिकल 168 है राज्यों के विधान मंडलों का गठन, 170 है विधानसभाओं की संरचना, 171 है विधान परिषदों की संरचना हो जाएगी। आर्टिकल 81 क्या है? लोकसभा के गठन के बारे में प्रावधान है आर्टिकल 81 में। संघ की राजभाषा हिंदी किस आर्टिकल में? 343 अनुच्छेद 343 है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। इसीलिए 14 सितंबर, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को अंग्रेजी के साथ आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया था। 14 सितंबर 1949 को किया। सो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और प्रथम जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वो 10 जनवरी को हुआ था, 1975 में हुआ था नागपुर में। तो इसलिए वर्ल्ड विश्व हिंदी दिवस है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कितने वर्ष बाद अंग्रेजी को राजभाषा के तौर पर इस्तेमाल न करने की पाबंदी को खत्म किया गया था? 49 में दोनों को आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया गया था। 1965 के बाद यहाँ पर अंग्रेजी है वो पाबंदी नहीं थी कि वो राजभाषा के रूप में स्वीकार है, तो 1965 के बाद हो जाएगा। और फिर यहाँ पर मैं बात करूं अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान चलाने का अधिकार किसमें वर्णित है? आर्टिकल 30 में है। अल्पसंख्यक है वो शैक्षणिक संस्थान चला सकते हैं। और आर्टिकल 29 भी इससे मिलता जुलता है, जो कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण 29 में और 30 में शैक्षणिक संस्थान चलाने का अधिकार है। राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 हो गया है। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? वित्तीय आपातकाल तो 360 है, राष्ट्रीय आपातकाल 352 है और राज्यों में राष्ट्रपति शासन रहता है वो आर्टिकल 356 के तहत रहता है। राज्यों के बीच जो विवाद उत्पन्न होते हैं उनकी जांच हेतु अंतर्राज्य परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अंतर्राज्य परिषद का उल्लेख जो राज्य के बीच जो विवाद है उनकी जांच के लिए होता है वो आर्टिकल 263 में है। अंतर्राज्य परिषद का उल्लेख आर्टिकल 263 में हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बात करूं, आर्टिकल 35 से कब जोड़ा गया था, जिसको बाद में समाप्त किया गया था, 2019 में निरस्त किया गया है। तो आर्टिकल 35 से को 1954 में जोड़ा गया है। और संविधान का 35 आर्टिकल है वो जम्मू कश्मीर राज्य के विधानमंडल को स्थायी निवासी परिभाषित करने और नागरिकों को विशेष अधिकार प्रदान करने का अधिकार देता था, जिसे 5 अगस्त 2019 को इसका निरसन कर दिया गया था। धन विधेयक है मनी बिल किस आर्टिकल में वर्णित है? वेरी इंपोर्टेंट सवाल नोट कीजिएगा। धन विधेयक है आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, आर्टिकल 110 में। आर्टिकल 78 के तहत देश के प्रशासनिक एवं विधायी मामले तथा मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना देने का कर्तव्य किसका होता है? यह आर्टिकल 78 के तहत प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वो देश के प्रशासनिक एवं विधायी मामले तथा मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में राष्ट्रपति को क्या है? सूचना देंगे। समानता का अधिकार किस आर्टिकल में है? ऊपर बता चुका हूं, 14 से 18 है समानता। स्वतंत्रता का 19 से 22 है और शोषण के विरुद्ध है 23 से 24 है। धार्मिक स्वतंत्रता है 25 से 28 है। शिक्षा और संस्कृति का 29-30 और आपकी संवैधानिक उपचारों का है आर्टिकल 32 में। राज्यों के बीच में यदि विवाद उत्पन्न हो जाए तो आर्टिकल 263 में। अंतर्राज्य परिषद का संबंध में उपबंध रहता है। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में यूनियन बजट का उल्लेख वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता सवाल। भारतीय संविधान के आर्टिकल 112 में यूनियन बजट का उल्लेख है वो वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में है। वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो वो सेम आर्टिकल 112 हो जाएगा। भारत के संविधान के किस आर्टिकल में सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार का प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 326 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का यहाँ पर प्रयोग किया गया, प्रावधान किया गया है वो आर्टिकल 326 में। तो लोकसभा तथा राज्य की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना आर्टिकल 326 में वर्णित है। आर्टिकल 325 क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति केवल धर्म, वर्ग, जाति, लिंग या इनमें से किसी भी आधार पर निर्वाचक नियमावली में शामिल होने के लिए अयोग्य नहीं होगा कि वो इस धर्म से इसलिए वो वोट नहीं दे सकता, ऐसा कहता है आर्टिकल 325 में। बिल्कुल नहीं होगा। 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में, जिसके तहत आर्टिकल जो 326 है उसको ऐड किया गया है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट सवाल एग्जाम में पूछा जाता है कि लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कब की गई थी? 21 से 18 की गई थी 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत, जिसमें 326 ये आर्टिकल जोड़ा गया है जो वयस्क सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, जिसमें 21 से 18 मतदान की आयु की गई थी 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत आर्टिकल 326 को ऐड करके। लोकसभा तथा राज्य की राज्यसभा है इनकी संयुक्त बैठक किस आर्टिकल में उल्लेखित है? वेरी इंपोर्टेंट सवाल है। आर्टिकल 108 में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक है। ये बुलाता कौन है? संसद की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। अध्यक्षता है संयुक्त बैठक की लोकसभा का अध्यक्ष करता है, आर्टिकल 108 में ये वर्णित है। आर्टिकल क्षेत्र किससे संबंधित है? भारत का महान्यायवादी है, आर्टिकल क्षेत्र में इनका वर्णन है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG का उल्लेख है आर्टिकल 148 में है। ठीक है, महान्यायवादी है तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए
अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो। आर्टिकल 76 में महान्यायवादी और 148 में सीएजी का वर्णन है। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस आर्टिकल में, तो 23 और 24 दो आर्टिकल है, जिसमें 23 क्या कहता है कि मानव का दुर्व्यापार है, मानव की खरीद फरोख्त नहीं हो सकती है, और बेगार तथा इस प्रकार अन्य बाल श्रम प्रतिषेध है, वो आर्टिकल 23 में है। आर्टिकल 24 कहता है 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी कारखाने या फिर खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं कर सकते हैं 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को, और मानव का दुर्व्यापार है आर्टिकल 23 में। राज्य में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है किस आर्टिकल में, नंबर आपके वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। न्यायपालिका का पृथक्करण है वो कार्यपालिका से है आर्टिकल 50 में। 50 का है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव है आर्टिकल 50 में वर्णित है। आर्टिकल 243C, देखिए मैंने कहा था 243 से पंचायत से, तो 247C है वो सी यानी कंपोजिशन, याद रखिएगा इस प्रकार से कंपोजिशन ऑफ पंचायत यानी पंचायतों की संरचना है वो आर्टिकल 243C में है। आर्टिकल 243D में क्या है, प्रत्येक पंचायत में SC ST जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान याद रखना है। आर्टिकल 243D में क्या है, रिजर्वेशन है, प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण है पंचायत में 243D में। अन्य जो भी 243 के यहाँ पर झ न्य ट और लास्ट यानी न तक आर्टिकल 243 है, ये सभी इंपोर्टेंट है। स्थानों का आरक्षण था वो डी था, ये हिंदी में घ है। ग्राम सभा है आर्टिकल 243 क है। पंचायतों का गठन है ख में। ग में पंचायतों की संरचना है। 243 च है सदस्यता के लिए निर्भरता है। ये सभी आर्टिकल आपको याद रखना है। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था भीमराव अंबेडकर ने। आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचार जो आर्टिकल 32 है उसको संविधान का हृदय और आत्मा कहा था भीमराव अंबेडकर ने। और ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा कहा था संविधान की प्रस्तावना को। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है आर्टिकल 21 में। प्राण और दैहिक बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है इसी सवाल। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आर्टिकल 43 में है। इससे पहले ख का था जिसमें ग्राम सहकारी समिति है उनके गठन से था। आर्टिकल जो 43 है 43 ख है, तो आर्टिकल 40 में बता चुका हूं ग्राम पंचायतों का संगठन। आर्टिकल 41 में कुछ दशाओं में काम और शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। 42 से काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा पशुति सहायता का उपबंध आर्टिकल 42 में है। 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता है। नोट कीजिएगा आर्टिकल 44 है नागरिकों के लिए, सभी नागरिकों के लिए सेम कानून है, समान सिविल संहिता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि किस आर्टिकल में है, तो 51 आर्टिकल याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि आर्टिकल 51 में है। जो नीति निर्देशक तत्व है राज्य को आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक है, जिसमें मूल कर्तव्य की बात करें तो आर्टिकल 51A में जुड़े हुए हैं। अनुच्छेद 348(1) के तहत उच्च और उच्चतम न्यायालय कौन सी भाषा में कार्य करता है, अंग्रेजी भाषा में ये कार्य कर सकते हैं। आर्टिकल 348(1) में वर्णित है। किस अनुच्छेद के तहत एक मंत्री परिषद होगी जिनके शीर्ष पर प्रधानमंत्री रहेगा और इनकी सहायता एवं सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति अपने कार्य संपन्न करेगा। आर्टिकल 74 में वर्णित है। आर्टिकल 170 के तहत राज्य की विधानसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं, राज्य की विधानसभा में, तो प्रत्येक राज्य की विधानसभा 500 से अनधिक और 60 से अन्यून सदस्यों से बनेगी, यानी 60 से कम नहीं 500 से अधिक नहीं, आर्टिकल 170 कहता है। और आर्टिकल 171 क्या कहता है कि विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। जहां पर विधान परिषद है वहां पर सदस्यों की संख्या है विधानसभा के कुल सदस्यों की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। और साथ ही साथ ऐसा भी नहीं है कि कम कितनी भी हो सकती है, किसी भी राज्य की विधान परिषद की सदस्यों की संख्या 40 से कम भी नहीं होगी, इसलिए सभी में विधान नहीं है। अनुच्छेद 81 क्या कहता है, लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 निर्धारित है, आर्टिकल 81। और 80 कहता है कि राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 निर्धारित। तो ये राज्यसभा पहले 80 में फिर 81 में है। लोकसभा सरला जो आपको पता है संसद, राज्यसभा, लोकसभा। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण आर्टिकल 29 में है। और शैक्षणिक संस्थान चलाने का अधिकार जो अल्पसंख्यकों को है वो आर्टिकल 30 में है। आर्टिकल 51A की बात करें तो मौलिक अधिकार जोड़ा गया है संविधान के 42वें संशोधन में। किस संशोधन में, 42वें संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। देखिए लेटेस्ट वाले जो भी संविधान संशोधन है 100वां है, 101वां है, 102वां, 3वां, ये सभी आपको जरूर याद रखने हैं। लेटेस्ट वाले जितने भी अब तक संविधान संशोधन हुए हैं, तो संविधान के 42वें संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में ऐड किया गया है जो रशिया के संविधान से दिए गए हैं और शरण सिंह समिति की अनुशंसा पर इनको ऐड किया गया है। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाएं नामों में परिवर्तन आर्टिकल 3 में वर्णित है।
और नए राज्यों का प्रवेश या फिर स्थापना होती है वो आर्टिकल 2 में वर्णित है, ठीक है। और जो वर्तमान राज्य हैं उनके क्षेत्र सीमा और नाम में परिवर्तन आर्टिकल 3 में है। आर्टिकल 17 है अस्पष्टता का अंत, अनुसूचित जातियों का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 341 में अनुसूचित जातियों का वर्णन है। अनुसूचित जनजातियों का है 342 में, पहले अनुसूचित जाति फिर जनजाति, तो 341 उसके बाद 342 याद रखना है। फिर बात करूं आर्टिकल 370 को किसने ड्राफ्ट किया था, गोपाल स्वामी अयंगर ने किया था। धारा 377 के विरोध में किन दो महिलाओं ने केस लड़ा था, अरुंधति काटजू और मेनका गुरुस्वामी ने। धारा 377 के विरोध में दो महिलाओं ने जो केस लड़ा था, आईपीसी धारा 377 के तहत अंग्रेजी शासन के दौरान साल 1861 में समलैंगिकता को अपराध घोषित किया गया था। तो इसके तहत पहले एक ही जेंडर के दो लोगों को संबंध बनाने की इजाजत नहीं थी, जिसे 6 सितंबर 2018 को ये हटा दिया गया है। ये केस था धारा 377 का, अरुंधति काटजी और मेनका गुरुस्वामी ने लड़ा था। सीआरपीसी की किस धारा के तहत 5 या उससे अधिक या फिर जो आदमी है वो एक साथ जमा नहीं हो सकते, 5 या उससे अधिक, वो धारा 144 है। उपाधियों का अंत है टाइटल वाला आर्टिकल 18 में। ये सभी आपके आर्टिकल से पूछे जाने वाले इंपोर्टेंट सवाल। और बाकी आपके लिए होमवर्क है, संविधान संशोधन कवर कर देना लास्ट वाला है, ठीक है। 99 से लेकर आपको जो भी लेटेस्ट संविधान संशोधन हुए वो सारे जरूर कवर करना है। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत की बात करें, प्रीवियस एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया है दक्षिण अफ्रीका से, मौलिक कर्तव्य है रशिया से लिए गए हैं। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट एग्जाम आता है, जापान से। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। मौलिक अधिकार है, न्यायिक पुनर्अवलोकन है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, निर्वाचित जो राष्ट्रपति है उस पर महाभियोग है, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है। ये सभी संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं। ब्रिटेन से क्या है, संसदात्मक शासन प्रणाली और एकल नागरिकता हो जाएगा। आयरलैंड से जो आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ है, वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। केंद्र राज्य के बीच में संबंध शक्तियों का विभाजन है, वो भी ऑस्ट्रेलिया से है। जर्मनी से आपातकाल का पूछा जाता है। कनाडा से क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति, संघ तथा राज्य के बीच में शक्ति का विभाजन, संघात्मक विशेषताएं, ये सभी कनाडा के संविधान से ली गई है। विधि में अनुसूची की बात करूं, जहां से प्रत्येक एग्जाम में एक न एक सवाल आ ही जाता है। जैसे अनुसूची 1 में क्या है, राज्य और संघ शासित प्रदेशों की ये सूची हो जाएगी। अनुसूची 2 की बात करें तो राष्ट्रपति और जो विशेष शक्तियां रहती है राज्य की, गवर्नर, राज्यसभा, लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके उपवक्ताओं का वेतन वगैरह है, ये सभी अनुसूची 2 में है। और जो अनुसूची 3 में क्या है, शपथ और वादे हैं, किनके, राष्ट्रपति और उपाध्यक्ष को छोड़कर। अनुसूची 4 में क्या है, राज्य परिषद में सीटों का आवंटन है, एग्जाम में पूछे हुए सवाल है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन है अनुसूची 4 में। अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय प्रशासन और नियंत्रण, उनका अनुसूची 5 में। 6 में जो राज्य याद रखना है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ का जो जनजातीय क्षेत्र है उनके प्रशासन का प्रावधान अनुसूची 6 में। 7 में क्या है, संघ, राज्य और जो समवर्ती सूची है वो अनुसूची 7 में है। शेड्यूल 8 में भारत की जो आधिकारिक 22 भाषा है वो है। और अनुसूची 9 की बात करें तो भूमि कार्यकाल हो गया, भूमि कर है और रेलवे हो गया। ये सभी आदेश हैं 1951 में जो प्रथम संविधान संशोधन है, प्रथम संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया है। अनुसूची 9 को पहला ही संशोधन हुआ था जिसमें अनुसूची 9 ऐड हुई है। उसके बाद अनुसूची 10 है, संसद जो आपकी स्पेशली बात करूं दल बदल से संबंधित है, अनुसूची 10। और अनुसूची 11 है पंचायती राज, 12 है नगर निगम है। ये सभी 12 अनुसूचियां। अब जो भी फिल्म अवार्ड है इनसे मैंने एक अलग से वीडियो बनाया, वो आप पूरा जरूर देख लेना। फिल्म अवार्ड 2020-21 के यहाँ से एग्जाम में सवाल जरूर पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स के, जिसमें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, फिल्म फेयर अवार्ड हो जाएगा, ऑस्कर अवार्ड है, गोल्डन ग्लोब है, एशिया फिल्म है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है। ये सभी एक बार मैं ब्रीफली आपको बता देता हूँ, बाकी डिटेल में आप वीडियो जरूर चेक करना। फिल्म अवार्ड 2021 टॉप ट्रेंडिंग जीके सर्च कर देना और पीडीएफ टेलीग्राम पर फ्रीली अवेलेबल है। नेशनल फिल्म अवार्ड की बात करें, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, शुरुआत 1954 से हुई थी। और इनसे कुछ पहले इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड ये है कि सभी कैटेगरी में सर्वाधिक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है सत्यजीत रे ने जीते, 32 अवार्ड इनके नाम है। इंडिविजुअल यदि बेस्ट एक्टर की बात करूं तो सर्वाधिक राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड है अमिताभ बच्चन के नाम, 4 अवार्ड है। बेस्ट एक्ट्रेस में सर्वाधिक है वो शबना आजमी के 5 अवार्ड है। ये जो रिकॉर्ड है अवार्ड का, एग्जाम में आता है यहाँ से सवाल इसलिए। और अभी जो लेटेस्ट में 22 मार्च 2021 को राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड दिए गए हैं, जो एडिशन कौन सा 67वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड दिए गए हैं,
इन राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में जो फिल्में 2019 के बीच में रिलीज हुई है 1 से 31 दिसंबर में, वो सभी सेंसर हुई फिल्मों को ये अवार्ड, बेस्ट अवार्ड दिए गए हैं, जिसमें बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड है 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड में। ये फिल्म है मराकर लायन ऑफ द अरेबियन सी, मलयालम की है। इसके नीचे आप देख सकते हो इनसे पहले का एडिशन जो 2019 में अवार्ड मिला था वो किस मूवी को दिया गया है। बेस्ट नॉन फीचर का इंजीनियरिंग ड्रीम को दिया गया है 2021 में। बेस्ट डायरेक्शन इन फीचर फिल्म में संजय पूरन सिंह चौहान को मिला है और 72 हुरे जो मूवी थी। और बेस्ट डायरेक्शन इन नॉन फीचर फिल्म में सुधांशु सरिया को। बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट सिक्किम है। बेस्ट एक्टर मनोज वाजपेयी और धनुष है। बेस्ट एक्ट्रेस कंगना रनौत। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर विजय सेतुपति और सपोर्टिंग एक्ट्रेस है पल्लवी जोशी है। ये सभी 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड की बात कर रहे हैं अपन। बेस्ट फीचर फिल्म इन हिंदी में छिछोरे हैं। बेस्ट फिल्म ऑन एनवायरमेंट पर जो बेस्ट फिल्म है वो वाटर बुरियल है। ये एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, 2018 ग्रुप डी में इस प्रकार सवाल थे। बेस्ट फिल्म ऑन अदर सोशल इश्यूज है वो है आनंदी गोपाल है, मराठी है जो। बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन में फीचर फिल्म ताजमहल इसका नाम है। कस्तूरी बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म हो जाएगी। बेस्ट एजुकेशनल नॉन फीचर फिल्म में एप्पल्स एंड ऑरेंज इसका नाम है। बेस्ट नॉन फीचर फिल्म ऑन सोशल इश्यूज है वो होली राइट्स हो जाएगा। बेस्ट नॉन फीचर एनवायरमेंट फिल्म में द स्टॉक्स सेवियर्स हो जाएगी। तो ये सभी फिल्में हैं जिनके राष्ट्रीय जो नेशनल फिल्म अवार्ड दिए गए हैं 2021 में मार्च में हुए थे, 67वें अवार्ड हैं। और दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी इन्हीं नेशनल जो फिल्म फेस्टिवल होता है, तो नेशनल फिल्म अवार्ड में दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी दिया जाता है, जो कि अब की बार 2021 में रजनीकांत को मिला है। तमिल में पुरस्कार राशि इनकी कितनी रहती है? पुरस्कार राशि है वो लगभग $14,000 यानी 10 लाख के तकरीबन। 2018 में इससे पहले 66वें जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार थे, इन्हीं पुरस्कार में अमिताभ बच्चन को दिया गया था। फर्स्ट दादा साहेब फाल्के अवार्ड 1969 में देविका रानी को मिला है। और फिल्म फेयर अवार्ड की बात करूं जिसकी शुरुआत 1954 में हुई है, सबसे अधिक मोस्ट अवार्ड जो एक सिंगल फिल्म को मिला है फिल्म फेयर में, वो गली बॉय को दिया गया था 2020 में। 13 अवार्ड दिए गए थे। तो फिल्म फेयर से कुछ इंपोर्टेंट रिकॉर्ड हो गए, जैसे कि मोस्ट नॉमिनेट जो सिंगल फिल्म हुई है वो रंग दे बसंती हुई, लेकिन सबसे अधिक अवार्ड गली बॉय लेकर चली गई थी। मोस्ट अवार्ड जीते हैं किसी भी मेल ने, वो गुलजार ने जीते हैं फिल्म फेयर अवार्ड में, 22 अवार्ड गुलजार ने जीते थे। और मोस्ट अवार्ड जीते हैं किसी भी फीमेल ने, वो आशा भोसले और जया बच्चन ने जीते थे 9 अवार्ड। मोस्ट अवार्ड बेस्ट एक्टर में दिलीप कुमार और शाहरुख खान के हैं और बेस्ट एक्ट्रेस में नुतन और काजोल के हैं। और ये 66वें फिल्म फेयर अवार्ड दिए गए हैं 2020 में, 17 मई को 2021 में दिए गए थे। 2020 वाला ये है। 66वें जो 2020 की मूवी उनको 21 में मिले हैं। 66वें फिल्म फेयर अवार्ड में जो कि बेस्ट फिल्म रही वो थप्पड़ रही है। और जो इसमें क्राइटिक्स अवार्ड दिए गए बेस्ट फिल्म में वो इब एले ऊ को दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर ओम राउत है तहनाजी फिल्म के लिए। और जो क्राइटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्टर में प्रतीक वस्त है। बेस्ट एक्टर इरफान खान। बेस्ट एक्ट्रेस है तापसी पन्नू। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर है सैफ अली खान और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस है वो फारूक जाफर है, एक्ट्रेस है, ठीक है। बेस्ट सपोर्टिंग प्लेबैक सिंगर की बात करूं तो ये है मेल में राघव चैतन्य है, एक टुकड़ा धूप उनका सॉन्ग है। बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल में है वो है एस कौर है। और बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर है वो प्रीतम है। ये सभी फिल्म फेयर अवार्ड में ये क्राइटिक्स अवार्ड हो जाएंगे। और मोस्ट अवार्ड है वो थप्पड़ को दिए गए हैं। और इनसे पहले 65वें फिल्म फेयर अवार्ड 2019 भी आप जरूर रिकॉल कर लेना। और फिर मैं बता देता हूं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो हुआ है 1952 में इसकी शुरुआत हुई है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में आपको याद रखना है गोल्डन पिकॉक अवार्ड है इनटू द डार्कनेस को मिला है बेस्ट फिल्म का, जिसमें। और सिल्वर पिकॉक में बेस्ट डायरेक्टर है चैन योन कू। बेस्ट एक्टर है तजुजुआन लियू। बेस्ट एक्टर फीमेल में जो एक्ट्रेस की बात करें तो जोफिया सदाफीज है। बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर है वो आपकी स्पेशल जूरी अवार्ड है। ये सभी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की बात कर रहे हैं जो कि 51वां एडिशन है, 24 जनवरी को हुआ था 2021 में गोवा में। और इनमें एसएससी ने प्रीवियस तो सवाल पूछे हैं। एक तो आपके 10+2 में आया था ये बांग्लादेश वाला कि जो इंटरनेशनल जो 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कंट्री जो फोकस में रही है वो है बांग्लादेश। और इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का दिया गया है विश्वजीत चटर्जी को। ये दोनों ही एसएससी में आ चुके हैं 2021 में। और ऑस्कर अवार्ड जिसे एकेडमी अवार्ड कहा जाता है जिसकी शुरुआत 1929 में हुई है। और मोस्ट अवार्ड जो जीता है एक सिंगल फिल्म ने वो 11 अवार्ड जीते हैं, जो यहाँ पर फिल्म 2-3 है, बेन हूर है, टाइटेनिक है, द लॉर्ड्स ऑफ रिंग्स है। ये सभी 11 अवार्ड जीत चुके हैं। ऑस्कर अवार्ड जो कि मोस्ट वॉन अवार्ड है एकेडमी अवार्ड में, ऑस्कर अवार्ड में। और मोस्ट अवार्ड जीते किसी भी मैन ने तो 22 अवार्ड जीत चुके हैं वाल्ट डिज्नी। और बाकी कुछ में इंपोर्टेंट फैक्ट आप देख सकते हो इंडिया के केस में जो ऑस्कर में नामित कोई फिल्में हुई हैं वो कौन सी, तो 2021 तक यहाँ पर मदर इंडिया, इसके अलावा सलाम बॉम्बे और लगान और
ये 3 फिल्में हैं जो कि ऑस्कर के लिए भारत की तरफ से नामांकित की गई थी। सलाम इंडिया बॉम्बे हो गया, मदर इंडिया है और लगान फिल्म है। ये 3 फिल्में हो जाएगी। और जो 55वां एकेडमी अवार्ड दिया गया था 1983 में, भानु अथैया है कॉस्ट्यूम डिजाइनर है जो, इनको एकेडमी अवार्ड दिया गया था। और ये एकेडमी अवार्ड यानी ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय थी, वो थी भानु अथैया। याद रखना है, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय थी। और अन्य जैसे फिल्म मदर इंडिया है, वो सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के एकेडमी पुरस्कार के लिए भारत की पहली प्रस्तुति थी, वो मदर इंडिया ही थी। तो ये भारत के लिए कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से एग्जाम में सवाल आ ही जाते हैं। ए.आर. रहमान एक से अधिक जो ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले एकमात्र भारतीय हैं, एक से अधिक ऑस्कर अवार्ड जीते हैं। ए.आर. रहमान ने 2 ऑस्कर पुरस्कार कब जीते थे? 2009 में जीते थे। अब जो लेटेस्ट में ऑस्कर अवार्ड दिए गए 2021 में, ये आपको याद रखना है, जिसमें बेस्ट पिक्चर का अवार्ड नोमैडलैंड को दिया गया, बेस्ट डायरेक्टर है चोले झाओ को दिया गया, बेस्ट एक्टर का एंथोनी हॉपकिंस और एक्ट्रेस का फ्रांसिस मैकडोरमांड को दिया गया है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर में डैनियल कुलिया और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस में योन यू जुंग है। बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म सॉल है, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर माई ऑक्टोपस है और बेस्ट इंटरनेशनल फीचर है वो अनदर राउंड है। सबसे अधिक अवार्ड भी नोमैडलैंड को दिए गए। ये 2019 में, जो 2020 में दिए गए थे 2019 मूवी हेतु एकेडमी अवार्ड है, ये भी आप जरूर देख लेना। और दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड की बात करें तो बेस्ट एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, दादा साहेब फाल्के जो 2021 वाला अवार्ड है। बेस्ट एक्टर है अक्षय कुमार और क्राइटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस है कायरा आडवाणी और क्राइटिक्स बेस्ट एक्टर है वो है लेट सुशांत सिंह राजपूत, स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत जी। बेस्ट फिल्म है तानाजी द अनसंग वॉरियर और बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म है पैरासाइट। मोस्ट वर्सटाइल एक्टर है के मेनन, बेस्ट डायरेक्टर है अनुराग बासु लुड्डो मूवी के लिए, बेस्ट एक्टर है सपोर्टिंग रोल में विक्रांत मैसी। तो ये सभी अवार्ड है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में। ग्लोबल गोल्डन ग्लोब अवार्ड है जिसकी शुरुआत 1944 में हुई है, यूनाइटेड स्टेट के द्वारा ये अवार्ड दिए जाते हैं। 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 दिए जा चुके हैं, जिसमें बेस्ट फिल्म ड्रामा में नोमैडलैंड रही है और म्यूजिकल और कॉमेडी में बेस्ट फिल्म रही है वो बोरात सबसीक्वेंट मूवी फिल्म इसका नाम है। ये सभी अवार्ड है गोल्डन ग्लोब अवार्ड है, यहाँ से भी एग्जाम में सवाल आते हैं। एशियाई फिल्म पुरस्कार है, इनकी शुरुआत हुई थी, जो प्रेजेंट वर्तमान में ये एशियन फिल्म एकेडमी के द्वारा दिए जा रहे हैं। शुरुआत में 2007 से 12 तक ये हांगकांग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सोसाइटी के द्वारा दिए जाते थे। पहली बार 2007 में दिए गए थे। और 14वें एशियन फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का अवार्ड है जो अक्टूबर 2020 को दिए गए थे, वो ली ब्यूंग हू को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म है पैरासाइट है, बेस्ट एक्ट्रेस है झोउ डोंग्यू है, बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक है। तो ये सारे जितने भी अवार्ड, इसकी पीडीएफ फाइल आप मत कहना आप डाल दो, क्योंकि टेलीग्राम पर ऑलरेडी अवार्ड की जो पीडीएफ फिल्म अवार्ड है वो डाली हुई, जरूर चेक कर लेना, सर्च कर लेना। टॉप ट्रेंडिंग जी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक है जहां से डायरेक्टली आप कर सकते हो। अब देखिए करंट अफेयर्स में एक अवार्ड से जो फिल्म अवार्ड जैसे बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण है, इनको 2020 में दावोस में होने वाली वार्षिक बैठक में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ओर से 26वां क्रिस्टल अवार्ड है वो दीपिका पादुकोण को दिया गया था। डिप्रेशन संग अपनी जंग के बारे में इन्होंने बात की थी। न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल जून 2021 में अवार्ड दिए गए। न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में अरुण कार्तिक निर्देशित जो समीर है, इस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। और अक्षता पांडवपुरा को वेहलर इज पिंकी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। जून के लिए सिद्धार्थ मेनन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। तो ये बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर में सर्वश्रेष्ठ वर्त चित्र का पुरस्कार है। रमेश शर्मा निर्देशित अहिंसा गांधी द पावर ऑफ द पावरलेस है, ये बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का दिया गया है न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल जून 2021 में। अब दोस्तों देख लेते हैं ग्रैंड स्लैम सी। ग्रैंड स्लैम यानी जो टेनिस 4 टूर्नामेंट होते हैं, यूएस ओपन, विंबलडन, ऑस्ट्रेलियन और फ्रेंच ओपन, इनमें जो भी 2020-21 में विजेता कौन रहे हैं और कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट रिकॉर्ड जहां से एग्जाम में सवाल आते हैं। जैसे ग्रैंड स्लैम में 4 टूर्नामेंट है, सबसे पहले कौन सा क्रम आपको पता होना चाहिए। शुरुआत अल्फाबेटिकली ए से करेंगे, फिर यानी फ्रेंच ओपन में आएंगे तो ए यानी ऑस्ट्रेलिया ओपन, फिर आप फ्रेंच ओपन में, उसके बाद आप विन करते हुए यूएस चले जाएंगे, विन यानी विंबलडन, फिर आप यूएस चले जाएंगे, तो लास्ट में यूएस ओपन होता है। कब कब होता है ये भी आपको महीने भी पता होना चाहिए। तो याद रखने की ठीक मैंने बता दी शुरुआत कब हुई है। जैसे कि ग्रैंड स्लैम के सबसे पहला जो था वो विंबलडन हुआ था 1877 में, सबसे पहले ग्रैंड स्लैम में विंबलडन हुआ था। और उसके बाद यूएस ओपन हुआ था 1881 में, फिर फ्रेंच ओपन की शुरुआत हुई थी, लास्ट में ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत 1905 में की गई थी। किस कोर्ट पर खेले जाते हैं, एग्जाम में अक्सर सवाल पूछ लिए जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन है हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं। फ्रेंच ओपन है वो क्ले कोर्ट पर, ठीक है। फेल होंगे तो आपकी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी, धूल में कले में हो जाएगी, तो फेल यानी फ्रेंच
फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट में जीतेंगे, विन करेंगे तो विंबलडन आप हरियाली ग्रास में आ जाएंगे। तो ग्रास आउटडोर में विंबलडन, बाकी हार्ड कोर्ट में यूएस और ऑस्ट्रेलियन ओपन। ये कहां पर खेले जाते हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब ये कहां पर होते हैं तो ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑस्ट्रेलिया में कहां पर, मेलबोर्न में। फ्रेंच ओपन स्टेट रोलैंड जो आपकी गैरस पेरिस फ्रांस में होता है। विंबलडन है ये इंग्लैंड लंदन में होता है, एग्जाम बहुत बार विंबलडन से आता है। यूएस ओपन है, ये सभी होते कहां पर है। और 2021 में विजेता कौन रहे हैं, और विजेता में मेन सिंगल्स में तो नोवाक जोकोविच रहे हैं। वैसे यूएस ओपन में तीनों में जो नोवाक जोकोविच है, यूएस में डेनियल मेदवेदेव रहे थे। तो विंबलडन चैंपियनशिप 2021 में विजेता है मेन सिंगल्स में नोवाक जोकोविच, और उप विजेता रहे माटेओ बेरेटिनी। उप विजेता भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस एग्जाम में उप विजेता से सवाल जरूर पूछे हुए हैं। वुमेन सिंगल की बात करें तो ये मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, सॉरी विंबलडन की बात कर रहा हूं। 2021 में विंबलडन में मेन सिंगल्स के नोवाक जोकोविच है, वुमेन सिंगल के एशले बार्टी है। मेंस डबल के देख सकते हो, वुमेन ट्रबल्स के देख सकते हो, इसका अलग से वीडियो डाला हुआ है, आप ग्रैंड स्लैम टॉप ट्रेंडिंग जीके सर्च कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, सारे फैक्ट आपकी कवर हो जाएंगे। बाकी मैं यहाँ पर मेन सिंगल वुमेन सिंगल का बता देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया ओपन मेन सिंगल्स का नोवाक जोकोविच ने जीता है, वुमेन सिंगल का नोआमी ओस्का ने जीता है। बाकी ट्रिक भी बताने वाला हूं। 2021 फ्रेंच ओपन का जीता है नोवाक जोकोविच ने, और फिर वुमेन सिंगल्स का जीता है बाराबोरा क्रेजिकोवा ने। और लास्ट में आपके जो हुआ था यूएस ओपन हुआ था, जिसमें मेन सिंगल का है ये नोवाक जोकोविच न जीतकर डेनियल मेदवेदेव जीते, और यहाँ पर उप विजेता रहे हैं नोवाक जोकोविच। महिला एकल का एमआर रादुकाने ने जीता है 2021 का यूएस ओपन। ट्रिक क्या है तो पुरुष एकल में तो मैंने बता दिया, तीनों में फ्रेंच ऑस्ट्रेलिया विंबलडन जो शुरुआत के 3 हुए हैं, यूएस लास्ट में हुआ तो लास्ट में ये लास्ट सेकंड स्थान पर रह गए नोवाक जोकोविच। बाकी विजेता है तीनों में नोवाक जोकोविच है, और बाद में आपको याद रखना है डेनियल मेदवेदेव। एक ही तो याद रखना है जो आप याद रखेंगे यूएस ओपन के विजेता। महिला एकल में ट्रिक क्या है तो नोवाक जोकोविच मैंने बताया तीनों में चैंपियन रहे, तो उनके बाद महिला की बात होगी तो आप ट्रिक याद रखिएगा, नोवाक जोकोविच के बाद नाओमी ओस्का बराबर एक अम्मा है। नोवाक जोकोविच के बाद तो कहीं ना कहीं बात हो रही है नोवा, तो नाओमी ओस्का, तो नाओमी नोवा से आपको याद आएगा कि नोवाक जोकोविच के बाद में महिला सिंगल की बात करें तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन के विजेता नोआमी ओस्का है। ऑस्ट्रेलिया ओपन के बाद आपके फ्रेंच ओपन होता है, तो नोआमी ओस्का के बाद 12 यानी 12 क्रेजिकोवा है, ये फ्रेंच ओपन के विजेता है। उसके बाद आपके होता है विंबलडन होता है, तो विंबलडन में बराबर एक अम्मा है, ए यानी एस्ते बार्टी है जिन्होंने विंबलडन जीता है, और लास्ट में अम्मा है यानी एमा रादुकाने ने यूएस लास्ट में होता है वो जीता। तो ये सभी ग्रैंड स्लैम 2021 के विजेता। बाकी 20 के विजेता भी आप देख सकते हो। फ्रेंच ओपन मेन सिंगल्स में 2020 में राफेल नडाल था, यूएस ओपन में डोमिनिक थीम था, और नोवाक जोकोविच था ऑस्ट्रेलिया ओपन में, क्योंकि विंबलडन नहीं हुआ था 2020 में। तो ये सभी मेन सिंगल्स के विजेता। और वुमेन सिंगल्स के विजेता में फ्रेंच ओपन 2020 इगा स्वीटेक, यूएस ओपन नाओमी ओस्का, ऑस्ट्रेलिया ओपन सोफिया केनिन है। ये ट्रिक भी मैंने बताई थी, आप देख सकते हो। और बाकी यहाँ पर ग्रैंड स्लैम के कुछ इंपोर्टेंट रिकॉर्ड है। सर्वाधिक फ्रेंच ओपन पुरुष एकल जीता है राफेल नडाल ने 13 बार। सर्वाधिक फ्रेंच ओपन महिला एकल है क्रिस एवर्ट ने 7 बार जीता है। सर्वाधिक ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष एकल है नोवाक जोकोविच 9 बार जीता है। तो विंबलडन पुरुष एकल विजेता सबसे अधिक है वो रोजर फेडरर ने जीता है। तो अलग अलग इंडिविजुअल पूछ ले तो ये भी आपको याद होना चाहिए। और किस स्वीडिश टेनिस खिलाड़ी ने 5 लगातार ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन जीते, तो रोजर फेडरर ने जीते हैं 2004 से 2008 तक। विंबलडन 5 लगातार भी रोजर फेडरर ने जीते हैं, और साथ ही साथ बजॉन बर्ग ने भी जीते हैं। फ्रेंच ओपन 5 लगातार राफेल नडाल ने जीते हैं। प्रीवियस एग्जाम एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल है। और इसमें बात करूं बाकी बाद में, तो सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम विजेता टेनिस खिलाड़ी है रोजर फेडरर और राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच है। तीनों के नाम 20 टाइटल, जो कि सर्वाधिक सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम विजेता ये टेनिस प्लेयर हो जाएंगे। और रोजर फेडरर ये कहां से हैं, राफेल नडाल कहां से, नोवाक जोकोविच कहां से, ये भी आपको पता होना चाहिए। रोजर फेडरर है स्विट्जरलैंड से, राफेल नडाल है, राफेल आपके स्पेन के हैं, नोवाक जोकोविच है ये सर्बिया से हैं। तो सर्बिया के हैं नोवाक जोकोविच, राफेल स्पेन के हैं, रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के हैं। और इटालियन ओपन जो 2021 में हुआ है, जिसमें मेन सिंगल के विजेता राफेल नडाल रहे हैं और वुमेन के रहे हैं इगा स्विकेट रही है। दोस्तों ये सवाल आपकी अब की बार सीजीएल एग्जाम में पूछा हुआ है कि रमन मैग्सेसे अवार्ड की शुरुआत कब हुई है। 1958 में हुई थी, जिसे एशिया का नोबेल कहा जाता है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार है, इसे एशिया का नोबेल कहा जाता है, और इसकी शुरुआत 1958 में, और प्रथम भारतीय विजेता है 1958 में विनोबा भावे को दिया गया था रमन मैग्सेसे अवार्ड है। अब तक जो रमन मैग्सेसे अवार्ड भारतीयों को दिया गया है, जैसे 2019 में रविश कुमार को मिल चुका है, 2018 में भरत वाटवानी और सोनम वांगचुक को मिल चुका है, 2016 में टीएम कृष्णा और बेजवाड़ विल्सन को मिल चुका है, 2006 में अरविंद केजरीवाल
2015 में संजीव चतुर्वेदी, अंशु गुप्ता को, 94 में किरण बेदी को, 62 में मदर टेरेसा को, इन सभी को मिल चुका है ये आपके रमन मैग्सेसे अवार्ड। और बात करूं इनकी शुरुआत की एग्जाम में, जैसे कि ये ऊपर पूछा गया था रमन मैग्सेसे की शुरुआत, तो भारत रत्न और पद्म अवार्ड की शुरुआत है, जिसमें पद्म भूषण, विभूषण, पद्मश्री इन तीनों की शुरुआत, साथ ही साथ भारत रत्न इन चारों की शुरुआत 1954 में हुई है। अर्जुन अवार्ड प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है एसएससी में, 1961 में अर्जुन अवार्ड की शुरुआत, द्रोणाचार्य अवार्ड 1985 में हुई थी और ध्यानचंद अवार्ड की शुरुआत 2002 में हुई है। अभी दोस्तों जो पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, जो सबसे पहले 1991-92 में दिए गए थे, इनकी अभी नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। तो इनकी शुरुआत वैसे 1992 में हुई थी। ध्यानचंद अवार्ड है स्पेशली ये पूछे 2002 में हुई थी और द्रोणाचार्य अवार्ड 1985 में कहेंगे, अर्जुन अवार्ड 1961 में हुई थी। और फिर मैं बात करूं आपको, जैसे नोबेल प्राइज से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, ये 10+2 में आए थे। किस खोज हेतु हार्वे ऑल्टर, माइकल हॉप्टन और चार्ल्स एम राइस को संयुक्त रूप से चिकित्सा का नोबेल प्राइज 2020 दिया गया है। अभी 2021 के भी नोबेल प्राइज दिए जा रहे हैं, तो जल्दी आपको ट्रिक सहित वीडियो मिल जाएगा, सारे जब भी कवर हो जाते हैं पूरे। तो किस खोज हेतु दिया गया है, हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए जो चिकित्सा का नोबेल प्राइज 2020 में हार्वे ऑल्टर, माइकल हॉप्टन और चार्ल्स एम राइस को दिया गया है। फिजिक्स का नोबेल प्राइज, ये दोस्तों जो भी नोबेल प्राइज दिए गए हैं किस हेतु दिए गए, किसको दिए गए, सभी याद रखना है। फिजिक्स का 2020 में रोजर पेनरोज और रेनहार्ड गेंजल, आंद्रिया गेज को दिया गया है सुपरमेसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट, जो एक आकाशगंगा के केंद्र में इस प्रकार की खोज के लिए ये फिजिक्स का दिया गया है 2020 में। और जो केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज है वो इमानुएल चेरपेंटर और जेनिफर ए डोरना को दिया गया है। उन्होंने क्रिस्पर Cas9 जो एक आणविक कैंची है, जीन तकनीकी की सबसे तेज उपकरणों में से एक है, इसको विकसित करने के लिए इन दोनों को दिया गया है केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज। और मेडिसिन का मैंने ऊपर बता दिया, हार्वे ऑल्टर, माइकल हॉटन और चार्ल्स एम राइस को हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज हेतु। और जो लिटरेचर का साहित्य का दिया गया है वो लुइस गल्लुक को दिया गया है। और शांति का दिया गया है WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। इकोनॉमिक साइंस का दिया गया है पॉल आर मिलग्रम, रॉबर्ट बी विल्सन को दिया गया है। किस हेतु दिया गया है, प्रीवियस एग्जाम में रिपीट हुआ सवाल, वाणिज्यिक नीलामी के क्षेत्र में इन्होंने कमर्शियल ऑक्शन जो होता है, वाणिज्यिक नीलामी होती है, उनके क्षेत्र में कार्य करने के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज पॉल आर मिलग्रम, रॉबर्ट बी विल्सन को दिया गया है। जो भी भारतीय को नोबेल प्राइज मिला है, एग्जाम में आता है सबसे पहले किसे दिया गया था भारतीय को नोबेल प्राइज, रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था 1913 में। किस हेतु दिया गया है, गीतांजलि रचना के लिए 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को यह नोबेल प्राइज दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में। उसके बाद सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को भी दिया गया 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में, सीवी रमन को। हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में, मदर टेरेसा को 1979 में शांति के क्षेत्र में प्रथम भारतीय महिला जिन्हें नोबेल मिला है मदर टेरेसा। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 के फिजिक्स में, अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र में नोबेल मिल चुका है। VS नायपाल को साहित्य के क्षेत्र में 2001 में दिया गया था। वेंकट रमन रामकृष्ण को 2009 में रसायन में, 2014 में कैलाश सत्यार्थी को, अभिजीत बनर्जी को 2019 में। ये सभी भारतीय है या फिर भारतीय मूल के हैं। और नोबेल प्राइज की शुरुआत कब हुई थी, पहली बार नोबेल प्राइज 1901 में दिए गए हैं। अब दोस्तों मैं लास्ट में वो टॉपिक कवर कर रहा हूं, यानी आपको बताऊंगा कि किसी भी एग्जाम जैसे ये SSC CGL और CHSL में ये आप पेपर उठा के देख लेना, ये सारे टॉपिक हैं जहां से सवाल रिपीट हुए थे। तो हो सकता है आने वाले SSC के एग्जाम में यहाँ से सवाल और देखने को मिले आपको। तो CHSL और CGL 2021 में रिपीट हुए टॉपिक की बात करें तो आपको पता है CGL स्पेशली CHSL में जनवरी और दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 के क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट हुए थे 10+2 में। और CGL में भी आपके जुलाई तक सवाल आए थे। तो करंट अफेयर्स आपको जनवरी 2020 और 21 तक के यहाँ पर ये SSC में पूछे गए हैं। पद्म अवार्ड है, ये रिपीट हुआ टॉपिक 2020 के और 21 के भी आपकी बार याद रखना है। ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेल के जो भी रिकॉर्ड है वो रिपीट हुआ है। ऐसा नहीं कि अब की बार टोक्यो ओलंपिक के पूछे जा रहे हैं, इनसे पहले के जितने भी रिकॉर्ड है मैंने आपको बताया ऊपर वीडियो में, वो सारे आपको कवर करना है। और बाकी अलग से वीडियो आप जरूर देख लेना, ये जितने भी टॉपिक है सर्च कर लेना, उनके वीडियो अलग से अपने चैनल पर डाले हुए हैं टॉप ट्रेनिंग जी के, और टेलीग्राम में PDF भी आप देख सकते हो, फ्रीली अवेलेबल है सारे टॉपिक के वीडियो। नोबेल प्राइज 2020 हो गए ऊपर बताए हैं, इंडेक्स 2019-20 ऊपर बता चुका हूं। और अनुसूची अनुच्छेद संविधान संशोधन है, जिसमें आपके अनुच्छेद मैंने कवर कर दिया है, संविधान संशोधन आपको बता दिया होमवर्क के तौर पर। मंदिर, दरगाह, उत्सव, नृत्य है, प्रत्येक एग्जाम में सवाल आते हैं। बजट 2020 से आपको कवर करना है। कंप्यूटर के जो भी शॉर्टकट है, फुल फॉर्म है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनपुट लैंग्वेज, इनपुट आउटपुट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये सभी आपको टॉपिक कवर करने हैं। राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, नदियां, पर्वत, झील से सवाल रिपीट हो रहे हैं। भारत के राष्ट्रीय आयोग संगठन संस्था की स्थापना है। जितने भी अंतरराष्ट्रीय और भारतीय संगठन है सर्च कर लेना टॉप ट्रेनिंग जीके डालकर, वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन आपको सर्च करना है। और PDF में है, ये सारे मैंने डाले हुए वर्तमान अध्यक्ष वगैरह। खेल से संबंधित ट्रॉफी और खेल की टर्म है, ये भी एग्जाम में आ रहे हैं। सभी फिल्म अवार्ड 2020 है, ये भी आपके 10+2 और सीजन में आए थे। साइंस है, जिसमें आपकी ग्रंथि, विटामिन, भौतिक राशि मात्र ये रिपीट हुए थे। फसल का जो MSP है, MSP से संबंधित अलग से वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टेड वीडियो बनाया हुआ, सर्च कर लेना, उनसे सवाल बाहर नहीं जाएगा यदि सवाल आता है। इतिहास
जिसमें वंश कौन सा शासक किस वंश से है ये इंपॉर्टेंट है, रामसर साइट है, यूनेस्को साइट है, ज्योतिर्लिंग वगैरह कवर कर लेना, खनिज उत्पादन में प्रथम कौन सा है, सभी खेल प्रतियोगिता जितनी भी हुई है उसका वीडियो भी अलग से अवेलेबल है, सर्च कर लेना, सारे टॉपिक है, राज्यसभा लोकसभा देख लेना पूरा, युद्ध है, सत्याग्रह है, आंदोलन है, किसी भी स्थापना किसने की है, संस्थापक कौन है, तो ये वो टॉपिक है जो रिपीट हुए थे सीजीएल सीएचएसएल में। बाकी प्रत्येक टॉपिक से तो सवाल आ ही थे, लेकिन ज्यादातर इनसे सवाल ज्यादा आए थे, इसलिए ये सभी एग्जाम आने वाले एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों इस एफर्ट के लिए लाइक जरूर कर देना, जिसमें सीजीएल सीएचएसएल 2021 में रिपीट हुए टॉपिक के आधार पर आने वाले एसएससी या फिर किसी अन्य एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। और इसकी पीडीएफ फाइल मैं टेलीग्राम पर अवेलेबल करा दूंगा, जिन भी कैंडिडेट ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी आप टॉप ट्रेंडिंग जीके जो वेबसाइट है toptrendingzk.in डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से इन सभी की पीडीएफ फाइल भी आप डाउनलोड कर सकते हो। कोई भी एरर आती है पीडीएफ फाइल में तो आप वीडियो डेमो वीडियो किस प्रकार डाउनलोड करनी है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, डेमो वीडियो जरूर चेक कर लेना। और टेक्स्ट बुक से आप यदि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो टीटीजी के कूपन कोड यूज कर लेना, 30% का भी सेल चल रही है, इस कूपन कोड से आपको ऑफ मिल रहे हैं, पहली बार 30% टीटीजी के कूपन कोड इस्तेमाल कर लेना। मिलते हैं ऐसे किसी नए टॉपिक के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।